नमस्कार, स्वागत है आप सभी का क्लोजिंग कॉल्स में। मैं हूं विष्णुमोहन। हमारे सहयोगी अभिषेक सचोरतम भी नोएडा स्टूडियो से मौजूद है। तो चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि क्लोजिंग कॉल्स में अगले 1.5 घंटे का किस तरह का एक्शन रहने वाला है। तो बाजार की चाल देखें तो यहाँ पर अच्छी रिकवरी दिख रही है, लेकिन इस दौरान हम आपके लिए क्या क्या लेकर आने वाले हैं ये सबसे पहले आपको बता देते हैं। 2:05 पर आपके लिए बाजार की पूरी स्ट्रैटेजी, बाजार की बड़ी बातें बताएंगे और फिर इंडेक्स में आपकी किस तरह की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ये आपके लिए हम 2:05 पर लेकर आएंगे। 2:10 पे हमारे दिग्गज एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे क्लोजिंग ट्रेड्स, यानी आज के लिए बेहतरीन ट्रेड्स क्या हैं। इसके अलावा 2:40 पे ऑप्शंस के चैंपियन यानी ऑप्शंस में कहां मौके हैं आपके लिए, एक ऑप्शंस का बेहतरीन ट्रेड आपके लिए होगा 2:40 पर। 3 बजे होगा मार्केट एट 3, जहां पर हम एक्शन वाले स्टॉक्स की पूरी लिस्ट आपके सामने रख देंगे। 3:10 पे BTST और STBT कॉल्स होगा और 3:20 पे इवेंट्स टू वॉच भी हम आपको बताएंगे कि बाजार बंद होने के बाद कौन कौन सी ऐसी खबरें हैं जिन पर आपको बाजार बंद होने के बाद बाजार पर ये असर, कल के बाजार पर असर डाल सकते हैं। लेकिन चलिए बाजार की बड़ी बातें देख लेते हैं कि बाजार में अभी तक हुआ क्या है। तो बाजार को देखें तो एक अच्छी रिकवरी कह सकते हैं। निफ्टी की तेजी अगर आप देखेंगे तो अभी 40 अंकों की तेजी दिखेगी, लेकिन लोअर लेवल से देखेंगे तो 200 अंकों से ज्यादा की ये रिकवरी है। एक बेहतरीन शार्प रिकवरी आई है और यूएस और इंडिया ट्रेड डील में बातचीत एडवांस स्टेज पर है। इस तरह के अपडेट आते ही बाजार को सपोर्ट मिल रहा है और जिस तरह के पॉजिटिव कमेंट ट्रंप के इंडिया को लेकर आए हैं इससे भी सपोर्ट मिल रहा है। बैंक निफ्टी की मजबूती ज्यादा है। यहां अगर आप देखेंगे तो लोअर लेवल से करीब करीब 600 अंकों की रिकवरी दिखेगी। भले ही आपको अभी 160 अंकों की तेजी दिख रही है, लेकिन लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी निफ्टी बैंक ने दिखाई है और ये आउट परफॉर्मेंस यहां से नजर आ रहा है। जो बड़े वेटेज वाले बैंक्स है, ICICI, HDFC बैंक, कोटक जैसे बैंक से यहां पर पूरा सपोर्ट मिल रहा है। सप्लाई की चिंता से मेटल शेयरों की चमक लगातार यहां बरकरार है। चांदी में लगातार तेजी है, कॉपर लगातार रिकॉर्ड हाई बना है। हिंदुस्तान जिंक देखिए, हिंदुस्तान कॉपर देखिए, इन दोनों की रफ्तार बरकरार है। लगातार यहां पर जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। रियलिटी शेयरों की गिरावट थम नहीं रही है। बीच में हालांकि एक दिन की तेजी जरूर आई थी, लेकिन उसके बाद फिर से लगातार यहां पर दबाव बन रहा है और इंडेक्स 1.5-2% टूटा हुआ है। इंडिविजुअल स्टॉक्स तो 4 से 6% तक यहां पर कमजोर नजर आ रहे हैं। तो एक ओवरऑल सेंटीमेंट और डिमांड का सिनेरियो जो डेवलप हो रहा है वो यहां पर कमजोरी के संकेत दे रहा है। उसका दबाव यहां पर रियल एस्टेट स्टॉक पर दिख रहा है। चुनिंदा ऑटो पर भी गिरावट दिख रहा है और आयशर देखिए, और आयशर आज का टॉप लूजर है और निफ्टी में गिरने वाले शेयरों की लिस्ट में सबसे ऊपर है। इसके अलावा टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल ये भी पिछले कुछ सत्रों से लगातार कमजोर हैं। इसके अलावा भी कुछ और चुनिंदा ऑटो कंपनियां हैं जहां पर, जिसमें बजाज ऑटो वगैरह है, यहां पर भी काफी कमजोरी देखने को मिल रही है। तो ऑटो और दूसरा जो सेक्टर है रियल एस्टेट, यहां पर एक ब्रॉडर बड़े सेक्टर है, इन दोनों पर दबाव यहां पर ज्यादा दिख रहा है। लेकिन अब बात कर लेते हैं बिग बजट्स की। ऐसे स्टॉक्स जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए, क्योंकि यहां पर एक्शन या तो खबरों की वजह से, या कुछ वॉल्यूम की वजह से, वॉल्यूम बजट्स है, या कुछ ऐसी एक्टिविटीज हुई है जिस वजह से यहां पर एक्शन दिख रहा है। तो उसकी लिस्ट सबसे पहले रखते हैं। सबसे पहले मेटल से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि मेटल का जो एक्शन है लगातार यहां पर बढ़ता ही जा रहा है। तो मेटल्स में देखिए, हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, वेदांता, हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स है जहां पर जोरदार तेजी दिख रही है। पूरा मेटल पैक और ग्लोबली भी चल रहा है। और मेटल को लेकर जो सप्लाई चेन की जो दिक्कतें हो रही है, सप्लाई रिस्क बड़ी है, माइनिंग में दिक्कतें हो रही हैं, उसका भी फायदा मिल रहा है और साथ ही डिमांड लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा फार्मा शेयरों को देखें तो यहां पर अच्छी दिख रही है। डिफेंस स्टॉक्स, अभिषेक ने सुबह में आपको बताया भी था कि मौजूदा जिस तरह के कंसर्न है, जियोपॉलिटिकल रिस्क है, ऐसे में इस तरह के सेक्टर चलते भी हैं जिसमें डिफेंस FMCG कंपनियां चलती हैं और वो साफ तौर से नजर आ रहा है। हालांकि कुछ स्टॉक्स अब ऊपरी स्तरों से दबाव भी दिख रही है। यहाँ पर डिवीज और जो लेबोरेटरीज शेयर्स है, डिवीज लैब, इप्का लैब्स, यहाँ पर दबाव देखने को मिल रहा है। चलिए इस सेक्टर को अभी साइडलाइन करते हैं, क्योंकि यहाँ का मूव उल्टा दिख रहा है। रियल एस्टेट की तरफ जाते हैं, क्योंकि रियल एस्टेट में लगातार दबाव है, डिमांड को लेकर कंसर्न बने हुए हैं और इसका दबाव सबसे ज्यादा सिग्नेचर ग्लोबल पे दिख रहा है। 5.5% से ज्यादा की गिरावट। प्रेस्टीज एस्टेट्स 4% से ज्यादा टूट गया है। गोदरेज प्रॉपर्टीज 3.5% नीचे। DLF में 0.3% की गिरावट दिख रही है। अब कोल इंडिया की तरफ चलते हैं। कोल इंडिया की री रेटिंग की
खबरें लगातार हम आपको बता रहे हैं। अब कंपनी की सब्सिडियरी बीसीसीएल का आईपीओ खुला हुआ है, कल इसका आखिरी दिन है इशू का, और 16 को लिस्ट भी हो जाएगी। और उससे पहले कोल इंडिया, देखिए लगातार सरकार ने भी कहा है कि अलग अलग सब्सिडियरी को लिस्ट करने की तैयारी है, तो एक वैल्यू अनलॉक आने वाले समय में कोल इंडिया का होगा। और आज भी देखिए शानदार तेजी दिख रही है, 3.25%, 430 के ऊपर एक अच्छी रैली, एक अच्छा मोमेंटम कोल इंडिया के लिए बनता दिख रहा है। तेजस नेटवर्क, आज हमने ओपनिंग ट्रेड में भी हाईलाइट किया था कि कमजोर Q3 नतीजों के बाद यहां पर 52 वीक लो पे आ गया है, एक साल के निचले स्तरों पर, और गिरावट बढ़ी भी है। उस दौरान 7% की गिरावट थी, अब देखिए 11% की गिरावट आ गई है। लगातार दूसरा क्वार्टर है जहां पर कंपनी ने लॉस पोस्ट किया है, और जो ऑपरेशनल रेवेन्यू है इसमें तो 88% की गिरावट आई है। तो ये बेहद ही कमजोर नतीजे, और बाजार ने इसको पूरी तरह से, इसकी पिटाई बाजार में आज के सत्र में दिख रही है। वहीं दूसरी तरफ इरेडा के नतीजे अच्छे रहे हैं, मुनाफे में करीब करीब 38% की बढ़ोतरी हुई है, और शेयर्स में भी इसको सपोर्ट मिलता दिख रहा है। 3.5% की तेजी इरेडा में आज के सत्र में दिख रही है। अगला स्टॉक है एक्शन वाले स्टॉक्स की लिस्ट में शक्ति पंप। ऑर्डर विन की खबर है, और साथ ही इस तरह के स्टॉक्स बजट से पहले चलते भी है। दोनों कॉम्बो यहां पे काम कर रहा है, और 5% की तेजी शक्ति पंप्स में दिख रही है, क्योंकि जिस तरह के अलॉटमेंट्स होते हैं एग्री सेक्टर को लेकर, साथ ही इरिगेशंस पर जो फोकस बढ़ता है उसका फायदा इन कंपनियों को मिलता है, और वो अभी से मिलना शुरू हो गया है। ऑर्डर्स की भी खबर यहां पर काम कर रही है। आशियाना हाउसिंग, कमजोर Q3 बिजनेस अपडेट्स आए थे, और इस शेयर में दबाव दिख रहा है। आशियाना हाउसिंग के स्टॉक को एक बार देख लेते हैं। अभी की जो गिरावट देखिए, करीब करीब 2% गिरावट अभी भी यहां पर देखने को मिल रही है। इस लिस्ट को अब आगे नहीं बढ़ाएंगे, लेमन ट्री के साथ ही खत्म करते हैं। और बोर्ड से डिमर्जर प्लान को मंजूरी मिल गई है, बोर्ड ने अप्रूव कर दिया डिमर्जर प्लान को, और स्ट्रक्चरल एक रीऑर्गेनाइजेशन प्लान है ग्रुप का, और इनका फोकस है हाई ग्रोथ प्लेटफॉर्म को लेकर, और इस खबर से 2% की तेजी दिख रही है। चलिए आगे कुछ और स्टॉक्स 3 बजे लेकर आएंगे आपको, लेकिन उससे पहले चलते हैं अभिषेक के पास और समझ लेते हैं बाजार की जो रिकवरी दिख रही है इसके पीछे की कहानी क्या है, कहां से मदद मिल रही है। अगर आपको यहां से ट्रेड करना है इंडेक्स में, तो फिर आपको कौन कौन से लेवल्स ध्यान में रखने हैं। अभिषेक बताइए, आपकी रीडिंग क्या है। विश्व, देखिए पहले तो यही चर्चा कर लेते हैं कि बाजार में आज रिकवरी क्यों आई, क्योंकि 5 सत्र की लगातार गिरावट हो गई थी। निफ्टी हम देख रहे थे कि ओवरसोल्ड जोन में चला गया था, 100 DMA के भी नीचे निफ्टी कारोबार कर रहा था, और अचानक से रिकवरी आ गई। देखिए अमेरिका में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं सर्जेई गोर, और सर्जेई गोर ने जब अपना कार्यभार संभाला और एक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वही बातें कही जो एक नवनियुक्त राजदूत को करनी चाहिए। अब राजदूत क्या होते हैं कि दोनों देशों के बीच में एक तरह से माध्यम का काम करते हैं, कोई भी बातचीत करनी हो तो भारत में वो रहेंगे। और उन्होंने ये कहा है कि भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर कल फिर से बातचीत शुरू होगी, तो बहुत ही क्रूशियल उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया। और बाकी चीज़ उन्होंने कहा कि 1-2 साल में डोनाल्ड ट्रंप भारत आ सकते हैं, और भारत काफ़ी ज़्यादा अहम साझेदार है, भारत से महत्वपूर्ण कोई नहीं है। और ये भी उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भारत यूएस के जो संबंध होंगे निर्णायक साबित होंगे। तो ये वो बातें हैं जो आमतौर पर कोई राजदूत कहता ही है। लेकिन अहम चीज़ ये है कि ट्रेड डील के मसले पर जो उन्होंने कहा कि बातचीत शुरू होगी, हालांकि भारत की तरफ से कोई अभी इस पर कोई ऐसा बयान आया नहीं है। मतलब वो तो भारत से भी मतलब भारतीय तरफ से भी आना चाहिए कि हाँ बातचीत हमारी होने जा रही है, देखते हैं, उस पर इंतजार रहेगी। बट उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया तो बाजार ऊपर आए। एक ट्रिगर और ये रहा कि उन्होंने कहा कि भारत को हम पैक्स सिलिका, जो कि यूएस लेड एक ग्रुप है, उसका सदस्य बनाएंगे। अब पैक्स सिलिका है क्या? देखिए पैक्स सिलिका जो है इसको बनाया गया है दरअसल प्राइमरीली तो ऐसा लगता है कि ये चीन को काउंटर करने के लिए है, और इसमें जो है क्रिटिकल मिनरल्स के लिए ये ग्रुप है। और इसको अगर थोड़ा सा और ब्रॉड में करके देखें तो रेयर अर्थ मिनरल हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, AI इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, तो पूरी की पूरी वैल्यू चेन ये शामिल है। और उन्होंने कहा कि भारत को भी इसमें शामिल होने के लिए हम निमंत्रण भेजेंगे। तो संकेत बाजार को ये मिले कि जो एक थोड़ा सा ना ओवरहैंग था कि क्या भारत और अमेरिका के रिश्ते खटाए पड़ेंगे, क्या भारत पर 500% का टैरिफ लगेगा, जो रशिया को सैंक्शन करने के लिए जो बिल लाया जा रहा है अमेरिका में, तो वो तमाम जो चिंताएं थी कुछ हद तक एक झटके में दूर होती हुई दिखाई दी हैं। और इसी के चलते हमने देखा कि लोअर लेवल से बहुत ही गजब की रिकवरी बाजार में आई। अब देखिए अब स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए विश्वमोहन। मेरा ये मानना है कि सर्जेई गोर का जो बयान है वो अच्छा तो है, लेकिन बहुत ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है जब तक एक्चुअल कुछ हो न जाए, क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा है कि बहुत अच्छे बयान आ रहे हैं। हाँ,
अभी आपको ये देखना होगा कि आप बाजार में ट्रेडर हैं या फिर इन्वेस्टर हैं। अगर ट्रेडर हैं तो आपके लिए लोअर लेवल से शायद मौके बनते हुए दिखाई देंगे, लेकिन अगर कोई इन्वेस्टर है तो उसको थोड़ा सोच समझ के अभी अपने दांव बाजार में चलने चाहिए। आपको उनका हम बयान भी सुना देते हैं पहले, उसके बाद स्ट्रेटजी पर जाने के बाद पहले ये सुन लेते हैं कि सर्जेई गोर ने कहा क्या है। उनका जो बयान है वो सामने लाने की हम कोशिश करेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें उनकी आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन निफ्टी की स्ट्रेटजी यहां पर ये होनी चाहिए। हम ये देख रहे हैं कि लोअर लेवल से स्ट्रेंथ आने के बावजूद भी अभी भी निफ्टी 50 डीएमए के नीचे ही कारोबार करता हुआ आपको दिखाई देगा। 25,200 और 25,000 के स्ट्राइक पर हम देख रहे हैं कि पुट राइटिंग वहां पर भी हो चली है, तो बाजार कहीं ना कहीं उस लेवल तक के लिए भी प्रिपेयर कर रहा था। वो तो इंटरडे में रिकवरी आ गई, अदरवाइज वहां पर भी आप बढ़त देखेंगे। मेरा मानना है कि इंडेक्स में अभी आप सतर्क रहिए। तेजी की अगर पोजीशन अगर है तो आप अपने पोजीशन को थोड़ा सा, अगर आप फंसे हुए हैं तो उस पोजीशन को, तेजी की पोजीशन कम कीजिए। अगर आप चाहें तो उछाल पर एक छोटे टारगेट के लिए ना सेल ऑन राइज भी कर सकते हैं, और आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा 25,800 पर। 25,800 में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 25,800 और 26,000 यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर कॉल साइड में ऑप्शंस में कंसंट्रेशन काफी ज्यादा आपको नजर आएगा। एक इमीडिएट हर्डल के तौर पर काम करेगा, और अभी हम देख रहे हैं कि वहां लगभग पहुंचा और वहां से बाजार फिर से थोड़ा सा नीचे आ रहा है। 25,800 और 26,000 अगर पार हो जाए ना तो ही बाजार पर मुझे लगता है कि आपको पॉजिटिव होना है। थोड़ा सा वेट कर लेना बेहतर होगा। और बाजार के लिए जो सबसे बड़ा ट्रिगर होगा विश्व मोहन, वो तो अर्निंग ही होने वाले हैं। ये सारी बातें तो अपनी जगह पे ठीक हैं, लेकिन बाजार के लिए अगर हम यहां से अगर हम नए दिशा की अगर हम तलाश करें, अगर आगे की चाल की बात करें तो निश्चित तौर पर निर्णायक होंगे टीसीएस और एचसीएल टेक के नतीजे। कम से कम शुरुआती नतीजों से एक पिक्चर शायद मिल जाएगी कि आईटी के नतीजे कैसे होंगे। आईटी का वेटेज ठीक ठाक अगर आप निफ्टी में देखेंगे तो अच्छा खासा 12-13% के आसपास का वेटेज अकेले आईटी का है, तो एक वहां पर क्लैरिटी थोड़ी आती हुई दिखाई देगी। बाकी बैंकिंग फाइनेंशियल को लेकर ऐसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है विश्व मोहन। अगर आप देखेंगे कि निफ्टी बैंक जो है वो 20 डीएमए के आसपास आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। पहले भी उतना स्ट्रक्चर निफ्टी के मुकाबले वीक नहीं था, और आज हम देखते हैं कि लोअर लेवल से अच्छी स्ट्रेंथ आ रही है आईसीसी बैंक में और एसबीआई में। एचडीएफसी बैंक भी हरे निशान में आ गया है। एचडीएफसी बैंक ओवरसोल्ड टेरिटरी में चला गया था लगातार 5 सत्र की बिकवाली के बाद। तो निफ्टी बैंक मुझे लगता है कि अगर आप दोनों इंडेक्स को तुलना करें कि बाइंग कहां पर करनी है, तो मुझे लगता है वो कंफर्ट निफ्टी बैंक में आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन बशर्ते कि ये 59,500 का लेवल ये क्रॉस हो जाए। 59,500, 59,800 ये रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेंगे। 59,000 का सपोर्ट हो गया है अब निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक को शॉर्ट करने के बारे में सोचिए, निफ्टी बैंक शॉर्ट मत कीजिए। वहां पर स्ट्रक्चर जो है वो निफ्टी के मुकाबले काफी बेहतर दिखाई दे रहे हैं। इसमें बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रेटजी आपके लिए ज्यादा काम करेगी। तो एक बार अपने एक्सपर्ट को जोड़ेंगे, उससे पहले जरा सर्जेई गोर का बयान सुनवा देते हैं, जिससे बाजार में सेकेंड हाफ में पूरा माहौल बदल के रख दिया, पूरा गेम चेंज होता हुआ दिखा है। उन्होंने क्या कहा है एक बार जरा सुन लेते हैं, उसके बाद शो में आगे बढ़ेंगे। We are raising the standard for diplomacy itself. That means fair trade, mutual respect, and shared security. Many of you have asked me for an update on the ongoing trade deal negotiations. Both sides continue to actively engage. In fact, the next call on trade will occur tomorrow. Remember, India is the world's largest nation, so it's not an easy task to get this across the finish line, but we are determined to get there. And while trade is very important for our relationship, we will continue to work closely together on other very important areas, such as security, counterterrorism, energy, technology, education, and health. तो ये सर्जेई गोर अमेरिका के राजदूत भारत में, और उन्होंने कार्यभार अपना यहां पर संभाल लिया है, और उनकी तरफ से ये पहला बयान आया, और बाजार हम देख रहे हैं कि गदगद हो गए उनकी बातें सुन के, कि जो डर, एक फियर जो बाजार को अपने ग्रिप में ले रहा था कि क्या होगा ट्रेड डील का, उसको लेकर एक बढ़िया ट्रिगर सामने निकल के आया है। लेकिन कब तक चीजें फाइनल होंगी, ये अभी भी इसको लेकर बड़े सवालिया निशान लगे रहेंगे इस पर। अपने दो एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं निमेश ठाकर हैं और स्वाति खोतकर हैं। स्वाति जी, निमेश जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है 89 स्वदेश पर। स्वाति जी, एक बार इंडेक्स का व्यू अपना भी आप शेयर कर दीजिए। अब एक दिन की तेजी को लेकर, लोअर लेवल से रिकवरी को लेकर ना मैं बहुत ज्यादा कोई उत्साहित नहीं हूं। आप जरा अपना व्यू बताइए मैम कि क्या करना चाहिए बाजार में। First of all, good afternoon, everyone.
डेफिनेटली व्यू लॉन्गर टर्म होराइजन के हिसाब से पॉजिटिव है। लास्ट 5 दिन से हम कंटिन्यूस सेलिंग प्रेशर देख रहे थे निफ्टी में। जिस हिसाब से ये मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड हुआ है, आज हम लोग ने देखा कि इसने 100 डे मूविंग एवरेज टेस्ट किए, वहां से काफी अच्छी बाउंस बैक रैली देखने मिली है। एटलीस्ट आज इंट्राडे बेसिस पे आज की क्लोजिंग्स काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये 25,650 के ऊपर ऐसे ही क्लोजिंग रखती है पॉजिटिव साइड में, तो ये बाउंस बैक रैली कंटिन्यू हो सकती है 26,000 के लेवल्स तक। द ओनली कंसर्न अभिषेक जी यही है कि मार्केट ब्रेथ अभी तक सुधार नहीं आ रहा है। ऑलमोस्ट 1:2 1:3 के रेशियो में ही मार्केट ब्रेथ चल रहा है। तो इंडेक्स बेस में हम लोग ने काफी अच्छी मोमेंटम रैली देखी है, बट स्टॉक्स में भी काफी अच्छी अगर बाउंस बैक रैली कंटिन्यू होते हुए नजर आएगी तो डेफिनेटली अच्छे मार्केट्स हमें देखने मिलेंगे। बट आज के डेटा स्ट्रक्चर देख के मुझे लगता है यस, अभी तक दोनों इंडाइसेस ने अपने अपने एवरेजेस काफी अच्छे स्ट्रांगली होल्ड रखे हैं। ऐसे ही 1 से 2 दिन हमें पॉजिटिव क्लोजिंग चाहिए, तो मुझे लगता है कि निफ्टी में वापस 26,000 26,200 हमें देखने मिल सकते हैं। तो जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशन है वो बरकरार रखिएगा। 25,550 के काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 100 डीएमए के। बैंक निफ्टी की बात करो, यस बैंक निफ्टी ने भी 50 डेज मूविंग एवरेज टेस्ट किया है, विच कम्स टू एट अराउंड 59,000 लेवल्स। इंट्राडे हम लोग ने एक टिक देखी है 58,850 के रेंज में, बट क्लोजिंग मुझे लगता है कि अगर ये 59,350 के ऊपर रहती है तो वापस इसमें क्षमता है एटलीस्ट 6,200 60,200 टू 60,400 की लेवल्स। तो ओवरऑल सेटअप अभी भी पॉजिटिव है, कोई मेजर ट्रेंड रिवर्सल रैली नजर नहीं आ रहे ऑन डाउन साइड। अगर कोई भी डेप्थ आता है तो बाइंग स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक रहिएगा क्योंकि काफी सेक्टोरियल रोटेशन हमें मार्केट्स में देखने मिला है, बट मार्केट ये सब वोलाटाइल रहेगा बिकॉज ऑफ द लॉट ऑफ ग्लोबल न्यूज आर गोइंग ऑन। तो जो भी आप ट्रांजैक्शंस करोगे, वेदर इट्स अ बाय और द सेल, प्ले विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस, यही मार्केट में फिलहाल स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। कोई रिवर्सल नहीं दिख रहा है, अभी भी पॉजिटिविटी बनी हुई है और 25,550 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन में निफ्टी में, और यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी आप यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं 60,200 60,400 तक के टारगेट के लिए। लेकिन बिना स्टॉप लॉस के अगर ट्रेड कर रहे हैं तो ट्रेड ना करें क्योंकि जियोपॉलिटिकल रिस्क अभी भी बरकरार है। चलिए हम दोनों मेहमानों को गुड आफ्टरनून। निमेश जी, आपसे शुरुआत अब कर लेते हैं क्लोजिंग ट्रेड्स की। वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। पहली रिकमेंडेशन जो मेरी रहेगी वो अल्ट्राटेक सीमेंट की है। सीमेंट इज ए सेक्टर मुझे लग रहा है कि यहाँ से अच्छा कर सकता है, और अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर जिस तरह से चार्ट स्ट्रक्चर बना है, मल्टीपल एवरेजेस के सपोर्ट एरिया पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और आज के दिन में भी हम लोग देख रहे हैं कि जहां पर लोअर रेंज से काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखते हुए मिला है। तो करंट लेवल से 12,000 के आसपास अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर बाय करना है। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस 11,800 का लगाना है, और ऊपर मैं मानता हूं कि 12,500 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो अल्ट्राटेक सीमेंट एक बाय रिकमेंडेशन है। और दूसरा जो मेरा बाय रिकमेंडेशन है वो वोल्टास का है। वोल्टास का अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर देखिए तो एक ट्रेंड रिवर्सल ऑलरेडी हम लोगों को पहले ही मिला था, और ये रिसेंट जो प्राइस टैग करेक्शन आया है, मैं मानता हूँ ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो वोल्टास के अंदर करंट लेवल से बाय करना है। नीचे की तरफ 1550 के नीचे का क्लोजिंग बेसिस एक स्टॉप लॉस रखना है, और ऊपर मैं मानता हूँ 1450 का एक क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रखना है। और ऊपर में मैं मानता हूँ कि 1510 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में वोल्टास में देखने को मिल सकते हैं। तो वोल्टास एंड अल्ट्राटेक सीमेंट, ये दो स्टॉक के अंदर मेरी बाय रिकमेंडेशन है। अल्ट्राटेक सीमेंट खरीदना है 11,800 के स्टॉप लॉस के साथ, 12,500 का टारगेट। वोल्टास खरीदना है 1,450 के स्टॉप लॉस के साथ, 1,500 और 1,510 के टारगेट के लिए। स्वाति जी, आप बताइए आपकी तरफ से क्लोजिंग ट्रेड्स। मेरे तरफ से भी 2 बाय कॉल रिकमेंड करना चाहूंगी। पहला एक ही JSW स्टील। आज हम लोग ने सेल ऑफ देखा है, उसमें ये सेल में एक 50 डेज मूविंग एवरेज टेस्ट की है 1145 है, वहां से एक बाउंस बैक रैली देखी है। वीकली चार्ट्स अगर आप देखोगे तो लाइव चार्ट में एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर सॉर्ट ऑफ पैटर्न है, उसका ब्रेकआउट दे रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर्स पॉजिटिव है, काफी अच्छी पुल बैक रैली हम लोगों को नजर आई है डेज लो के हिसाब से। मुझे लगता है इसमें काफी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है अपसाइड में, एटलीस्ट 1230 1240 के लेवल्स तक जाने की। तो करंट लेवल्स पे आप JSW स्टील बाय कीजिएगा। 1140 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर अ टारगेट ऑफ 1230। सेकंड बाय कॉल मेरा डॉक्टर रेड्डी पे है। डॉक्टर रेड्डी लास्ट अगर 2 से 3 दिन देखोगे तो काफी कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। 15 पॉइंट के रेंज में ही काफी स्टक है, 1200 से 1215 के। आई बिलीव कि इसमें हमें एक अच्छी खासी कंसोलिडेशन ब्रेकआउट रैली देखने मिल सकती है। एंड ऑल्सो द इम्पोर्टेंट थिंग कि ये भी एवरेजेस के ऊपर वेल प्लेस्ड हो रहा है। आफ्टर सच काइंड ऑफ सेलिंग एक बाउंस बैक रैली एक्सपेक्टेड है। डिफेंसिव सेक्टर है, अगर मार्केट्स में कोई भी डेप्थ आता है तो भी ये अपने पोर्टफोलियो को आपको बैलेंस कर देगा। तो डॉक्टर रेड्डी करंट तो डॉक्टर रेड्डीज और 1195 का
for a target of at least 1260. ओके, तो सर मैम ये आप टारगेट अपने और स्टॉप लॉस एक बार डॉक्टर रेड्डीज का एक बार फिर से बता दीजिएगा। डॉक्टर रेड्डी का स्टॉप लॉस है 1190 एंड टारगेट से 1260। 1260, 1260 रुपए का टारगेट, 1190 का स्टॉप लॉस। जेएसडब्ल्यू स्टील 1230 का टारगेट, 1140 का यहां पर स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं। आज शुरुआत करते हैं बीएसई के स्टॉक्स के साथ। यहां पर काफी अच्छे लॉन्ग पोजीशन बिल्ड होते हुए दिखे हैं, 4.25% के आसपास की मजबूती है और एनएसई के आईपीओ का भी जो यहाँ पे हरी झंडी जल्द ही मिल सकती है और ये बयान खुद सेबी चेयरपर्सन की तरफ से भी आए हैं और इस पर अभिषेक ने कुछ डेटा भी तैयार की है कि एनएसई के आईपीओ का जल्द मंजूरी मिलने की खबर से जो ये तेजी दिख रही है कि इस तेजी के पीछे और क्या कहानी है और एनएसई के आईपीओ को क्या इसी महीने हरी झंडी मिल सकती है, सेबी चेयरमैन ने क्या कहा है और जो एनओसी जारी किए गए हैं, जो एडवांस स्टेज को बातचीत हो गई है, इसका क्या कुछ असर होगा और बीएसई के पीछे के ट्रिगर क्या है, पूरी डिटेल समझते हैं अभिषेक से। अभिषेक बताइए, क्या बीएसई के तेजी के पीछे आपको क्या ट्रिगर्स लग रहे हैं? विश्व देखिए हमेशा होता है जब भी एनएसई के आईपीओ की चर्चा होती है तो बीएसई के शेयरों में तेजी आ जाती है। अब वो तेजी आने के पीछे ऐसे कोई लॉजिकल रीजन नहीं है। माना पता नहीं क्यों ये जाता है, मतलब जो लोग उत्साहित हो रहे हैं ये मान के चलते हैं कि थोड़े से प्रीमियम वैल्यूएशन पर एनएसई के आईपीओ आएंगे और अगर वो आते हैं तो बीएसई में फर्दर हम री रेटिंग देखेंगे। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि लगभग 9 साल पहले बीएसई का आईपीओ आया था, 800 रुपए के आसपास के प्राइजेस थे। अगर हम एनएसई की बात करें तो 2016 से ये ट्राई कर रहे हैं आईपीओ लाने की, लेकिन 10 साल हो गया। अब देखते हैं कि ये 11वें साल में हम प्रवेश कर गए हैं, उनको सफलता मिलती है या नहीं मिलती है। अब जो स्टेटमेंट आया है सेबी के चीफ तोहिन कांत पांडे की तरफ से, उन्होंने कहा कि जो एनओसी है इसको हम गो हेड करने के एडवांस स्टेज में है, तो उम्मीदें फिर से बिल्टअप हो रही हैं और फिर से हम देख रहे हैं कि ये बाइंग हो रही है बीएसई के शेयर में। वैसे 800 रुपए के आसपास के भाव पर आईपीओ आया था, फरवरी 2017 के आसपास की बात है। लगभग 9 साल हो गए बीएसई के आईपीओ को और वहां से इन्होंने प्राइजेस 10 गुने से ज्यादा करके निवेशकों को दे दिए हैं। बोनस इशू आया था। उसके बाद हमने देखा कि अगर हम डिविडेंड इनकम को भी जोड़ दें तो ये रिटर्न्स कहीं ज्यादा आपको दिखाई देगी। तो चल बहुत गया है और वैसे भी मतलब ये हाई ग्रोथ वाली कंपनी रही है। थोड़ा सा वैल्यूएशन करेक्शन हल्का सा ऊपरी स्तरों से हुआ है, अभी भी ये प्रीमियम वैल्यूएशन पर है और आगे भी हो सकता रहे। अब अगर एनएसई का आईपीओ मान लीजिए इससे भी अगर प्रीमियम वैल्यूएशन पर आता है, जिसके पास की ज्यादा मार्केट शेयर है, एफएनओ में ज्यादा उनकी पकड़ है, ज्यादा वॉल्यूम वहां पर है, तो फिर बीएसई के लिए री रेटिंग का एक ट्रिगर बन जाएगा। अदरवाइज मान लीजिए अगर डिस्काउंट पर आता है, अगर या फिर इनके वैल्यूएशंस के आसपास वो भी अपने आईपीओ की प्राइसिंग करते हैं, तो फिर मतलब दिक्कत भी हो सकती है फिर। तो यही सिनेरियो है और देखने को उत्साह बन रहा है कि आगे अगर आईपीओ आता है। लेकिन विश्वमोहन याद रखिए कि अब ये आईपीओ को लेकर भी बातचीत शुरू हुई है। उन्होंने कहा है कि हम एनओसी दे सकते हैं। अब एनओसी देंगे, उसके बाद वो डीआरएचपी तैयार करेंगे। डीआरएचपी तैयार करने में 4 महीने का समय जाता है। फिर डीआरएचपी देंगे, फिर सेबी को सौंपेंगे, सेबी उसको स्टडी करेगा, कुछ ऑब्जर्वेशन होंगे, फिर एनएसई को बताए जाएंगे, फिर उस पर काम होंगे। तो लगभग यहाँ से 8-9 महीने का समय लगने वाला है। अगर अभी चीजें एक्सपेडाइट होती हैं तो आप देखेंगे कि इस साल के आखिर में जाके हो सकता है कि एनएसई का आईपीओ आए। तो बहुत दूर है, बट जब भी ऐसा होता है कि एनएसई के आईपीओ की चर्चाएं तेज होती हैं तो बीएसई के शेयर में हम तेजी देखते हैं। और आज एग्जैक्टली वही देख रहे हैं। 2 सत्र से गिर रहा था, 2 सत्र की जो गिरावट थी आज पूरी की पूरी भरपाई कर ली। वैसे भी हमने देखा था कि शेयर ये गिर के 26 रुपए के नीचे चला गया था और वहां से थोड़ा सा फिर से चलने की कोशिश कर रहा है। और बीएसई में ना ये मूव नॉर्मल है, 3% 4%, मतलब ना इसमें बड़े बड़े ही हम मूव आते हुए देखते हैं। तो आज तो रीजन वही है। वैसे एक माह में देखेंगे तो 1.5% चढ़ा है, 6 महीने में 13%, साल भर में करीब 61% की जबरदस्त रिटर्न बीएसई के शेयर ने अपने निवेशकों को कमा के दिए हैं। भारत की ग्रोथ स्टोरी से लिंक्ड है और जैसे जैसे यहाँ की इकोनॉमी बढ़ेगी, यहाँ पर मार्केट बढ़ेंगे तो उनकी कमाई भी होगी, तो उसका पूरा सीधा फायदा यहाँ पर मिलता है। तो बाजार जब तक चलेगा तब तक इस तरह के स्टॉक्स भी चलते रहेंगे। निमेश जी, एक राय बीएसई को लेकर आपकी क्या है? 4% आज मजबूत है, यहाँ से और तेजी की संभावनाएं दिख रही है आपको? देखिए, बीएसई का जिस तरह से स्ट्रक्चर है, अगेन साइडवे टू पॉजिटिव स्ट्रक्चर है और मैं मानता हूं कि डेफिनेटली आज के सेशन के अंदर विथ वॉल्यूम एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट आते हुए देखा है।
बट मेरा मानना है कि अभी थोड़ा वेट एंड वॉच कर लीजिए। अगर 2800 का एक रेजिस्टेंस एरिया है, 2800 के ऊपर अगर निकलता है तो फिर से फर्दर हम लोग एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेंगे। और अदरवाइज थोड़ा नीचे आता है, जो 2700 के लेवल के आसपास आता है, तो वहां पर एक अच्छा एंट्री पॉइंट बनेगा। तो अभी थोड़ा रिस्क रोड रेशियो जो है वो फेवरेबल नहीं है। 2700 के नीचे का स्टॉप लॉस जाएगा और 2800 का रेजिस्टेंस है, तो 30 रुपए का टारगेट रहेगा और 70 रुपए का स्टॉप लॉस। तो ये फेवरेबल कंडीशन नहीं है। मैं मानता हूँ कि थोड़ा वेट एंड वॉच कर लीजिए, इधर ब्रेकआउट को आने दीजिए, अदरवाइज 2700 के आसपास आता है तो वहां पर एंट्री लीजिए। ऑल ओवर स्ट्रक्चर सेटअप जो है वो मुझे अच्छा लग रहा है, और मैं मानता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर बीएससी के अंदर फिर से 2900 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, इससे चांसेस ज्यादा है। तो फिलहाल व्यू बुलिश है, बट बैड डिप्स की स्ट्रेटेजी या 2700 के लेवल के आसपास बीएससी में अच्छी एंट्री बन सकती है, ऐसा मैं मानता हूँ। 2700 एक बेहतर लेवल होगा आपके लिए, रिस्क कम और रिवॉर्ड यहाँ पर बेहतर होगा। अदरवाइज ऊपर में खरीदना है तो ब्रेकआउट आने दे, उसके बाद खरीदे, ये राय है निमेश जी की तरफ से। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद ऐसे ही कुछ और स्टॉक्स आपके लिए ढूंढ कर लाएंगे और बेहतरीन कॉल्स भी बताएंगे। छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। बाजार में हम देख लें कि सर्जियो गोर के बयान के बाद रिकवरी बहुत अच्छी आई है और निफ्टी बैंक दोनों हरे निशान में पहुंच गए हैं। 0.25% से थोड़ी सी ज्यादा की तेजी है दोनों इंडेक्स में। हालांकि अगर आप स्मॉल कैप मिड कैप का इंडेक्स देखेंगे तो अभी भी वहां पर आपको प्रेशर दिखाई देगा। मार्केट की जो ब्रेथ है वो थोड़ी सुधरी तो है, लेकिन अभी भी करीब 800 साढ़े 800 शेयर तेजी वाले हैं, तो उसके लगभग 3 गुना 2000 शेयर गिरावट के साथ ही आपको कारोबार करते हुए नजर आएंगे। आज एक और खेमा जो बाजार को थोड़ा परेशान कर रहा है वो है कैपिटल गुड्स का। आप देखेंगे कि बीएचईएल हो गया, सीमेंस हो गया, कमिंस हो गया, ये तमाम शेयर नरमी के साथ ही आपको कारोबार करते नजर आएंगे। 3 से 4% के आसपास की गिरावट है, हालांकि लोअर लेवल से रिकवरी जरूर आई है। हमारे साथ दो और दिग्गज एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। रुपेश सांखिया हमारे साथ हैं, इसके अलावा राजेश अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिनको आप अक्सर हमारे प्लेटफॉर्म पर देखते हैं। रुपेश जी, राजेश जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है 18 स्वदेश पर। राय राजेश जी, एक बार आपसे ना कैपिटल गुड्स वाले शेयरों पर लेंगे सर। जिस तरह से ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि भारत में चाइनीज कंपनीज के दरवाजे फिर से खुलेंगे, तो निश्चित तौर पर इनको दिक्कत तो होगी। पहले भी जूझ रहे थे ये, फिर बीच में 5 साल का बैन लगा दिया गया, उसके बाद हमने शेयर में रिकवरी भी देखी। आप जरा बताएंगे राजेश जी कि कैसे आप देख रहे हैं, मतलब कितना बड़ा थ्रेट हो सकता है ये? गुड आफ्टरनून आशीष जी, अभिषेक जी और बाकी भैया पैनल में मित्रगण है, सबको नमस्कार। आपने सही कहा कि ये जो खबरें कुछ दिनों से चल रही है, पिछले 2-3 दिन से, कि चाइनीज जो बैन लगी हुई थी वापस से खोल दिया जाएगा, इसमें 2 चीजें हैं। एक तो ये अभी खबरें हैं, इसके कोई अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट आया नहीं है, बाजार उसको पहले ही भुना रहा है। दूसरे, अगर आप देखें तो अगर ऐसा हो भी जाता है, मान लीजिए हो जाता है, तो क्या होगा? चाइनीज कंपटीशन बढ़ जाएगा, ये तो अपने नकार नहीं सकते हैं। लेकिन जो कंपनियां भारत में है पिछले 5 साल से, जिस तरह की ऑर्डर बुक वगैरह इनकी हो गई है, उसे देखते हुए या पहले के जो दिनों में चाइनीज की क्वालिटी को लेकर के जो दिक्कतें थी, चाइनीज इक्विपमेंट को लेकर के, वो सब चीजों को लेकर के लगता है, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ऑर्डर बुक ऑलरेडी प्राइस अभी कंपनियों की अच्छी है। आज खास आप भेल की ही बात कर लो तो लगातार अच्छी ऑर्डर बुक आई है, और अब पाइपलाइन भी अच्छी है, फिर वो थर्मल की हो चाहे एचवीडीसी की हो, रेलवे और रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में भी अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, और कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं 10 गीगावाट से 12 गीगावाट की। दूसरी तिमाही में अगर आप देखो तो 14% का रेवेन्यू जंप था, एबिटा में तो 111% की जंप थी। तो इन सब चीजों के मद्देनजर मुझे लगता है कि हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में दिक्कत आए, जो कि हमने देख रहे हैं भेल में लास्ट कुछ एक दिनों से अच्छा प्रेशर आया हुआ है। 250 के आसपास आता है, कोई किसी का लंबी अवधि का होराइजन हो तो खरीदारी करनी चाहिए। इवन सीमेंस, जिसका आपने नाम लिया, सीमेंस की दोनों कंपनियां, फिर वो चाहे सीमेंस हो या सीमेंस एनर्जी हो, दोनों पे ध्यान देना चाहिए। सीमेंस में अगर आप देखें तो पहली बुलेट ट्रेन का ऑर्डर उन्हें एग्जीक्यूशन का मिला, अच्छी खासी ऑर्डर बुक है, एग्जीक्यूशन कैपेसिटीज है। तो इन सब चीजों के मद्देनजर मुझे लगता है कि ये जो गिरावट आ रही है इन खबरों के चलते, एक लंबी अवधि के निवेशकों को एक अपॉर्चुनिटी दे रही है, क्योंकि इतने बढ़ जाने के बाद थोड़े से वैल्यूएशन कहीं स्ट्रेच हो गए थे, अब वो वैल्यूएशन कंफर्टेबल लेवल में आ रहे हैं।
बिल्कुल 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 सही बात है सर। कम से कम उस फ्रंट पर तो एक फायदा जरूर हो जाएगा। एक और एक्सपर्ट को साथ में जोड़ते हैं, कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीकांत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। श्रीकांत जी, अब सेकेंड हाफ में तो माहौल लग रहा है कि नहीं ठीक है, मतलब 5 दिन की गिरावट लगातार हो रही थी, आज शुरुआत बड़ी कह सकते हैं कि हाहाकारी हुई, उसके बाद रिकवरी कैसे देख रहे हैं, और कुछ ट्रेड्स हैं सर आपके पास? बिल्कुल। तो देखिए, अभी जो रिकवरी बनी है वो रिकवरी तो काफी उत्साहजनक है, क्योंकि इतनी बड़ी रिकवरी जब आती है, कम से कम 200-250 पॉइंट की जब रिकवरी बनती है बॉटम से, तब एक बात क्लियर हो जाती है कि यहाँ पे तेजी और थोड़ी बरकरार हो सकती है, थोड़ी और कंटिन्यू हो सकती है। बट ये पुल बैक है, क्योंकि एक बड़ा फॉल हमने देखा था 26,375 के पार था निफ्टी। वहां से मार्केट ने ऑलमोस्ट 900 पॉइंट का करेक्शन किया, और ये 900 पॉइंट का करेक्शन था वो वन साइडेड था। तो मार्केट काफी ओवरसोल्ड हो चुका था, थोड़ी सी न्यूज आई, उसके बाद मार्केट ने रिबाउंड किया। तो ये पुल बैक है, और ये पुल बैक मुझे लगता है कि जारी रह सकता है अप टू 25,850 से लेकर 900 रुपए तक। उन लेवल्स के करीब मुझे लगता है कि वापस हमें मार्केट में थोड़ा कॉशियस होना जरूरी है। करंट लेवल्स पे में स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी रखनी काफी जरूरी रहेगी। इंडेक्स में व्यू बनाने से बेटर है कि यहाँ पे आप स्टॉक्स पे व्यू बनाओ, आई थिंक वो फायदेमंद रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक में अगर लॉन्ग की एंट्री बनानी हो, तो मुझे लगता है थोड़ा सा डिफेंसिव अप्रोच रखना चाहिए अभिषेक जी। यहाँ पे डिफेंसिव अप्रोच में मुझे लग रहा है कि लुपिन लेबोरेटरीज को करंट लेवल से खरीदा जा सकता है। 2180 2190 के करीब ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे अगर इसे खरीदते हैं तो फिर मुझे लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 2220 और 2205 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो 2205 2220 के टारगेट्स के लिए लुपिन लेबोरेटरीज को खरीदे, 2160 का स्टॉप लॉस रखे। साथ ही साथ मुझे लगता है कि दूसरा स्टॉक मेटल्स में से होना चाहिए, और वो है हिंडाल्को। 915 के करीब ट्रेड कर रहा है। यहाँ से अगर तेजी बनती है तो 940 955 तक के लेवल्स हिंडाल्को दिखा सकता है। स्टॉप लॉस हमें रखना पड़ेगा आज के लोज का, 894 के आसपास का लो बना हुआ है, तो 894 के स्टॉप लॉस के साथ करंट लेवल से हिंडाल्को को भी खरीदा जा सकता है। चलिए, ये मार्केट पे नजरिया श्रीकांत जी ने बोला, और साथ ही साथ जो है आपके लिए 2 कॉल्स भी आती हुई, जहां पर हिंडाल्को और साथ ही लुपिन, यहां पर आप जरूर नजर रखें। बट इस बीच आइए स्वागत भी करते हैं रुपेश सांके जी का, ये भी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और बजट को लेकर जो है तैयारी अब वो जोर शोर से शुरू हो चुकी है। देखिए, अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं कि बजट आएगा, और अब बजट से रिलेटेड प्लेस जो है वो ऑलरेडी फ्लेवर में आते हुए हमें दिख भी रहे हैं। पर पावर सेक्टर, यहाँ से क्या कुछ है उम्मीदें, आइए उस पर चर्चा करते हैं रुपेश जी के साथ, वो उसके एक्सपर्ट हैं। रुपेश जी, देखिए, हर साल जो है, अब हाल फिलहाल हमने ये ज़रूर देखा है कि रिन्यूएबल एनर्जी पे जो है काफ़ी फोकस रहने लगा है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं सरकार जो उज्ज्वला स्कीम लेकर आई है, साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर फोकस रहा है। सबसे पहले तो आप यही बताइए कि इस बार पावर क्षेत्र के लिए क्या कुछ खास रह सकता है, क्या उम्मीदें लगा के चल रहे हैं आप लोग, और साथ ही साथ रिन्यूएबल पर फिर से किस तरीके से हम फोकस देखेंगे? या गुड आफ्टरनून। लास्ट ईयर का बजट देखेंगे तो मुझे लगता है कि जो 3 सेगमेंट में काफी अच्छा फोकस हुआ था, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी, देन सोलर में भी काफी अच्छा खासा फोकस था, और क्लीन टेक्नोलॉजी। तो न्यूक्लियर में जो लास्ट बजट में जो अनाउंसमेंट किया था कि एटॉमिक एनर्जी एक्ट जो 1962 का है, या न्यूक्लियर सिविल लायबिलिटी जो 2010 का जो था, उसमें अमेंडमेंट लेके आएंगे, और वैसे ही पार्लियामेंट में बिल पास हो गया शांति नाम से। अभी मुझे लगता है आगे जाके जो वैल्यू चेन में जो कंपनीज है, अगर रिन्यूएबल न्यूक्लियर को एज ए रिन्यूएबल एनर्जी कंसिडर होता है, तो जो 18% वाला जीएसटी रेट है वो 8% के आसपास आना चाहिए। उसके अलावा जो प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ किया है, और न्यूक्लियर का कॉस्ट अगर आप देखेंगे तो 20 करोड़ पर मेगावाट बेसिस में आता है। अगर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की बात करते हैं तो 30 करोड़ के आसपास आता है। तो ये कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, तो उसको प्रमोट करने के लिए मुझे लगता है कि गवर्नमेंट काफी सारे अनाउंसमेंट और कैपिटल ग्रांट दे सकते हैं, जिसके वजह से कैपिटल कॉस्ट कम होगा, और एक
टैरिफ जो डिस्कॉम के लिए भी फेवरेबल हो सकता है। तो वैसे सारे चीजें हम लोग इस बजट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एमएनआरई और मिनिस्ट्री ऑफ पावर को दोनों को अगर सेपरेट करते हैं तो लास्ट ईयर में मुझे लगता है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर का जो बजट था वो 10-11% से बढ़ा था, 20,000 करोड़ का 21-22,000 किया था। और जो रिन्यूएबल एनर्जी है जो 10-12 करोड़ से 27,000 करोड़ किया था, ये इस टाइम पे वो 35-40 हजार करोड़ हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो स्कीम्स है पीएम सूर्य घर, उसमें बहुत सारा इंस्टॉलेशन हो रहा है, तो गवर्नमेंट उसमें 30-40% कैपिटल ग्रांट दे रहा है। उसके अलावा बहुत सारे जो स्कीम्स जो कुसुम योजना थे उसमें भी बजटरी एलोकेशन बढ़ सकता है। तो ओवरऑल बजट रिलेटेड जो कैपेक्स काफी इंप्रूव हो सकता है। जो स्मार्ट मीटरिंग इंस्टॉलेशन का काफी अच्छा एडॉप्शन हो रहा है, तो लगता है कि बजट में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल में 25-30% का कैपिटल आउटले ग्रो होने का चांसेस है। रुपेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। रुपेश जी, लगभग 500 गीगावाट की हमारी इंस्टॉल्ड टोटल कैपेसिटी है, लगभग। तो एक बड़ा उस हिसाब से तो है ही। और अगर हम प्रोड्यूसर्स की बात करें या फिर कंजम्पशन की बात करें तो इंडिया दोनों यही पैरामीटर पर तीसरे नंबर पर है। ये पावर वाले जरा बताइए कि ये आपके इंफ्रा कैपेक्स का पार्ट ही तो होता है ना सर। और दूसरी चीज, जो पावर की जो वैल्यू चेन है, क्योंकि रिन्यूएबल अगर आपको उस पर पुश करना है तो एक लंबी वैल्यू चेन होती है उसकी, तो वहां पर कौन से कंपनीज हैं जो आपके हिसाब से वेल प्लेस्ड हैं और निवेशकों को कोर पावर के अलावा भी उन पर फोकस करके चलना चाहिए? डेफिनेटली 2020-22 तक जो कन्वेंशनल प्लेस है जैसे एनटीपीसी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, टाटा पावर, ये काफी स्लो जा रही थी रिन्यूएबल एनर्जी में। इतना सारा अच्छा कैश फ्लो होने के बावजूद भी अभी उनको लगा है कि आगे आने वाला, जैसे आपने बताया 500 गीगावाट का कैपेसिटी है और अभी का जो पीक डिमांड चल रहा है वो 230 गीगावाट के आसपास है। और 2030 तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये पीक डिमांड 330 गीगावाट तक जाएगा। तो उसके लिए जो कैपेसिटी होना चाहिए भारत में वो कम से कम 900 गीगावाट कैपेसिटी का। इस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करने के लिए सारे कन्वेंशनल कंपनीज है जैसे एनटीपीसी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, सीईएसी, एनएलसी इंडिया, एनएचपीसी, जब सारे लोग इस रिन्यूएबल एनर्जी का अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर रहे हैं। तो मुझे लगता है अगर रिन्यूएबल एनर्जी को प्ले करना है, साथ में साथ न्यूक्लियर एनर्जी, पंप हाइड्रो स्टोरेज और अदर वैल्यू चेन्स ईपीसी, तो मुझे लगता है ये कंपनीज में काफी अच्छा मल्टीपल मिल सकता है। क्योंकि लास्ट 1-2 साल में हमने देखा है जो प्योर प्ले एनर्जी प्लेयर्स है, रिन्यूएबल एनर्जी प्लेयर्स है, उसमें वैल्यूएशन बहुत एक्सेस क्रिएट हुआ था। और लास्ट 1-2 साल में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डिलेस हो गए, टैरिफ कम हो गए, सोलर पैनल्स का कॉस्ट भी स्टेबल है, तो उसमें थोड़ा अग्रेसिव मूव था। लेकिन अभी जो नेक्स्ट फेज ऑफ अपॉर्चुनिटी है उसमें ये जो कन्वेंशनल प्लेयर्स है, एनटीपीसी, टाटा पावर, सीएसी, एनएलसी इंडिया, उनके पास बेटर कैपिटल एलोकेशन स्ट्रेटेजी है। तो मुझे लगता है उनका ओवरऑल आरओई भी अच्छा होगा और कंपनीज मार्केट उसको अच्छा वैल्यूएशन देंगे रादर देन खाली रिन्यूएबल एनर्जी फोकस प्लेयर को। ओके, एक और सवाल आपसे मैं लेना चाहूँगा रुपेश जी। ये तो कि छोटे मॉडुलर न्यूक्लियर रिएक्टर को पॉलिसी से सपोर्ट मिल सकता है, और जैसा आप न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर आप कह भी रहे थे कि ये बजट में इसको बढ़ावा मिल सकता है और कहा जा रहा है कि प्राइवेट भागीदारी भी हो सकती है। एक तो ये, एक और सवाल मैं यहाँ पे और क्लब करना चाहूँगा, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इस पर भी सरकार का काफ़ी फोकस है और लगातार इस पे जो एलोकेशन है वो भी बढ़ता जा रहा है। अगर इन दोनों सेक्टर को ध्यान में, इन दोनों सेगमेंट को अगर पावर में ध्यान रखें तो कौन कौन सी कंपनियां यहाँ पे बेनिफिशियरी हो सकती है, कहाँ नजर रखनी चाहिए? या डेफिनेटली अगर जनरेशन साइड अगर बात करेंगे तो जो अभी 9 गीगावाट का कैपेसिटी है, गवर्नमेंट का टारगेट 2027 तक 100 गीगावाट का, और इसमें अगर एनटीपीसी ने जो अनाउंस किया वो 30 गीगावाट का, उन्होंने ऑलरेडी साइट्स भी आइडेंटिफाइड किए हैं। तो अगर ये मॉडल अगर रेगुलेटेड पे होता है या कॉस्ट प्लस टैरिफ पे होता है और एनटीपीसी के पास इतना सारा कैश फ्लोज है, अगर उसको प्रोडक्टिवली अगर डिप्लॉय होता है
विथ बेटर आरओई, तो मुझे लगता है एनटीपीसी एक अच्छा प्ले हो सकता है रिन्यूएबल एनर्जी न्यूक्लियर सेगमेंट पर्सपेक्टिव से। ग्रीन हाइड्रोजन भी ये कंपनीज इनिशिएटिव्स लिया है, लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन में जितना चाहिए उतना फास्ट डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन दूसरा अगर कंपनीज की बात करेंगे जो इसमें बेनिफिट हो सकता है वो टाटा पावर, क्योंकि उन्होंने भी काफी इंटरेस्ट दिखाया। जो अभी रिसेंटली जो डॉक्यूमेंट्स आया था एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर 12 स्मॉल रिएक्टर जो 220 मेगावाट के आसपास रहेगा, उसमें भी टाटा पावर ने काफी सारा इनिशिएटिव दिखाया है। और साथ में साथ जेएसडब्ल्यू एनर्जी, ये तीन प्लेयर मुझे लगता है कि एज अ डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग टर्म एसेट क्रिएशन के लिए ये कंपनीज अच्छे लेवल पे भी है और उसमें बेट लगा सकते हैं। बाकी जो पीसी आपके टाटा EPC पावर प्लेयर्स हैं जैसे जेएसडब्ल्यू बीएचईएल, जी एनटीपीसी टाटा पावर जेएसडब्ल्यू एनर्जी और बाकी जो बैकएंड के लिए जो इक्विपमेंट के लिए उसमें बीएचईएल जैसे नाम भी आप यहाँ पर सुझाव दे रहे थे। चलिए शुक्रिया रूपेश जी, आपने वक्त निकाला। वक्त कम है लेकिन आपने ज़्यादातर मुद्दों को कवर किया और हमारे दर्शकों को गाइड किया कि इन सेक्टर से, पावर सेक्टर से कौन कौन से ऐसी थीम है, कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिन पर आपको नज़र रखनी चाहिए। शुक्रिया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू कर लेते हैं अपने खास सेगमेंट की, ऑप्शंस के चैंपियन की। एंजल वन से ओशो कृष्ण हमारे साथ मौजूद है। गुड आफ्टरनून ओशो जी, बताइए आपकी तरफ से ऑप्शंस का ट्रेड क्या है आज? वेरी गुड आफ्टरनून। मेरे तरफ से जो आज काउंटर है उसमें एक ब्रेकडाउन आया हुआ है LIC हाउसिंग फाइनेंस में। अगर हम देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे करेक्शन जोन कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे रहा है। सो LIC हाउसिंग फाइनेंस के 500 स्ट्राइक के पुट ऑप्शन को खरीदने की राय बनेगी। 4 रुपए के आसपास होवर कर रहा है, सो करंट लेवल्स पे बाई करें। 0.5 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है एंड नियरली 12 रुपए तक के टारगेट्स एक्सपेक्टेड हैं। तो इसमें जो मैक्सिमम रिस्क है वो नियरली 3700 का रहेगा और मैक्सिमम प्रॉफिट नियरली 7800 के देखने को मिल सकते हैं। शुक्रिया ओशो, आपने वक्त निकाला। LIC हाउसिंग की एक बेहतरीन ऑप्शन ट्रेड आपने हमारे दर्शकों को बताया। 500 के स्ट्राइक की पुट खरीदनी है, 4 से 4.5 रुपए का प्रीमियम दिखे खरीदे, 12 का टारगेट है इस प्रीमियम के लिए, 50 पैसे का स्टॉप लॉस भी रखना है। शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला और ऑप्शन ट्रेड बताया। लेकिन डिस्क्लेमर यह है कि FNO ट्रेड में 10 में से 9 लोग यानी 90% लोग नुकसान ही करते हैं और औसतन 1 लाख रुपए का नुकसान कर लेते हैं। घाटा होने के बाद भी 28% ट्रांजैक्शन उनको देने पड़ते हैं। मुनाफा होने पर भी उनके 15 से 50% ट्रांजैक्शन के तौर पर खर्च हो जाते हैं। लेकिन चलिए, US इंडिया ट्रेड डील को लेकर पॉजिटिव चर्चाएं फिर से शुरू हो चुकी है। फिर से डील पर बातचीत शुरू होने वाली है, ये खबर भी आ रही है। ये हमने आपको शो की शुरुआत में बताया भी था। इस मुद्दे पर अरविंद चारी जो चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजिस्ट हैं क्यू इंडिया के, उनसे बातचीत होगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। बाजार में हम देख रहे हैं कि रिकवरी तो है लोअर लेवल से, लेकिन कहीं ना कहीं 25,800 का लेवल एक बैरियर के तौर पर काम कर रहा है। और हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया भी था कि इसके पीछे की वजह क्या है, क्योंकि उसी लेवल पर पोजीशनिंग काफ़ी ज़्यादा है। तो एक हडल वो है 25,774 तक गया और उसके आसपास ही हम देख रहे हैं कि आपको कारोबार करता नजर आएगा। हालांकि लोअर लेवल से लगभग 300 पॉइंट्स के आसपास की रिकवरी आज हमने निफ्टी में देखी। निफ्टी बैंक की बात करें 59,400 59,500 को क्रॉस करने का इंतजार कर रहा है निफ्टी बैंक भी। और ये पूरा का पूरा ऑप्टिमिज्म बाजार में बिल्ड हुआ है इस उम्मीद में कि जल्द ही हम भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील होते हुए देखेंगे। तो बातचीत फिर से शुरू होने की बात कही है भारत में नियुक्त नए अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने, और इसके बाद हमने अच्छी रिकवरी देखी। लेकिन हम ट्रेड डील कब तक होते हुए देख रहे हैं, किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे हो सकती है? बड़े सवाल ये हैं कि क्या 15-20% के आसपास के टैरिफ पर सहमति बन जाएगी भारत को लेकर अमेरिका में? जरा ये समझते हैं। कुछ बड़े एक्सपर्ट से हमारे साथ जुड़ गए हैं क्यू इंडिया यूके के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट अरविंद चारी। मिस्टर चारी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। सर, अभी लगभग महीने भर पहले की बात है जब हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा था कि आई विल बी सरप्राइज इफ आई डोंट सी ट्रेड डील हैपनिंग बाय मार्च एंड। और अब ये सर्जियो गोर का ये बयान आया है। आप कितने सर एक्साइटेड हैं और क्या आपको लग रहा है कि अब ये ट्रेड डील ज़्यादा दूर नहीं है, अगले 1 से 2 महीने में हम वाकई
दोनों देशों की कोई सेम प्लेटफॉर्म पर आते हुए देखेंगे और ट्रेड डील हो जाएगी? बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। ये हमने सेम चीज सुना था मई जून के टाइम पे, लास्ट ईयर, कि द इंडियन जो ट्रेड नेगोशिएटर्स है और इंडिया की कॉमर्स सेक्रेटरी और उनके जो कमेंट्स आ रहे थे, उन्होंने ये बोला था कि ट्रेड डील इज ऑलमोस्ट साइंड और सिर्फ ट्रम्प और प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की एसेंट के लिए वेट कर रही है। आई थिंक सिमिलरली वापस ये काम हुआ है। ऑफ कोर्स बैक चैनल में ये सब ट्रेड नेगोशिएशन हमेशा बातचीत होती रहती है, और अक्टूबर नवंबर के आसपास हमें 2-3 न्यूज़ आर्टिकल्स भी मिले जहाँ पे फिर से ट्रेड नेगोशिएटिंग टीम यूएस की और इंडिया ने कमेंट्स दिए थे कि द ट्रेड नेगोशिएशन इज बैक, और मोस्ट ऑफ द आइटम्स हैव बीन अग्रीड, और मोस्टली दिस विल गेट साइंड। मैंने भी जिससे भी मैं बात करता हूँ, मैं दिल्ली भी गया था नवंबर में, एंड वी हैड सम मीटिंग्स वहाँ पे विद द ट्रेड नेगोशिएटर्स, और तो यही रुझान आए थे कि ट्रेड नेगोशिएशन कंप्लीटली डन है, बोथ साइड से मोस्टली हर चीज एग्री हुई है, एंड इट इज वेटिंग फॉर द प्रेसिडेंशियल एसेंट। और वो हमने अभी रिसेंटली हावर्ड लटनिक के नाम से भी सुना कि उन्होंने यही बोला था कि दोनों प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में बात होना चाहिए, एंड वो हो गया। अगर वो हुआ तो ट्रेड डील साइन हो जाएगा। लुक, सो एवरीबडी इज वेटिंग फॉर दैट कि लुक्स लाइक मे बी इंडिया इज एग्रीड टू मे बी न्यू डिमांड्स जो अमेरिका ने किया होगा। उस टाइम पे मई जून में 2-3 न्यूज रिपोर्ट्स थी कि इंडियाज रेट वाज 15%, और जो आप लटनिक ने जो रिसेंटली बोला है कि यूएस गोज विद लैडरिंग, यूके 10% पे आया था और इंडिया वाज नेक्स्ट, तो इट वाज वेरी लाइकली कि अगर भारत का इंडिया यूएस ट्रेड रेट ऑन मेजरली ऑन गुड्स वुड हैव बीन 15%। उसके बाद आपको हमें पता है कि 25% पे इंडिया चालू हुई इन जुलाई, एंड देन एक्स्ट्रा 25% जो रशियन ऑयल परचेज के लिए आया। सो अभी पता नहीं कि रेट 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा, बट एक तरीके से ये हो रहा है कि ट्रेड नेगोशिएशन चल रहा है एंड लुक्स लाइक सहमति आई है। एंड देन उसके बीच में वी हैव सीन कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी 2-3 बार ट्रम्प के साथ आई थिंक बातचीत भी की है, और हमने सोशल मीडिया में पोस्ट भी देखे अबाउट थैंकिंग ट्रम्प ऑन डिफरेंट अदर तो काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रही है, उम्मीद की जा रही है कि इस बार डील हो जाएगी। अरविंद जी, एक मेरा सवाल आपसे ये होगा कि यूएस ट्रेड डील के बाद क्या एफआईआईज का फ्लो सस्टेनेबल फ्लो दिख सकता है क्या? क्योंकि बाजार, घरेलू बाजार इसका इंतजार कर रहा है काफी समय से, और क्या ग्लोबल फंड्स भारत का वेटेज बढ़ा सकते हैं क्या? सेंटिमेंट के हिसाब से एक बहुत बड़ा चीज है। हमें पता है कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट इतना बड़ा नहीं है फ्रॉम अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, परसेंटेज ऑफ ट्रेड के अगर हम वो डेटा पॉइंट्स को देखें तो, बट सेंटिमेंट एक बहुत बड़ी चीज है। और अगर इंडिया को 15% प्रेफरेंशियल टैरिफ रेट मिलता है एंड वी गेट सम मोर प्रेफरेंस एग्रीमेंट, देन वो एक बड़ा एक सेंटिमेंट हो सकता है, और उसके बेसिस पे ट्रेड इंक्रीज एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी के हिसाब से ग्लोबल फंड्स का जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो काफी समय से नेट सेलर्स रहे हैं इंडियन मार्केट में, एक थोड़ा सेंटिमेंट इम्पैक्ट आ सकता है। बट वेदर दैट विल मेक अ बिग चेंज, आई थिंक प्रॉब्लम इंडिया में डोमेस्टिक है कि डोमेस्टिक ग्रोथ, नॉमिनल ग्रोथ थोड़ा ज्यादा, एक 11-12% पे अगर वो लेवल पे आई तो then you will see earnings picking up and valuations being reasonable. The major problem FPIs का वो है कि इंडिया में ग्रोथ थोड़ा वीकर रहा है, अर्निंग्स की ट्रेंड कम हुई है, एंड वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है। बात कर रहे हैं यहाँ पे तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रोथ हमारे जीडीपी के ग्रोथ नंबर दर्ज हुए हैं। सॉरी सर, यहाँ के जीडीपी ग्रोथ तो सबसे स्ट्रॉन्ग जीडीपी ग्रोथ हमने पोस्ट किया है। आप किस बेस पे सर कह रहे हैं कि यहाँ के जीडीपी ग्रोथ नंबर कमजोर हैं? नहीं, वो रिलेटिव बेसिस पे है ना। लाइक इंडिया नॉर्मली ऑन नॉर्मल एवरेज 6-6.5-7% रियल जीडीपी और 10-11-12% नॉमिनल जीडीपी पे, दैट इज द एक्सपेक्टेशन। और उसके हिसाब से अर्निंग्स ग्रोथ भी अगर आप देखें, बहुत साल का कोई भी एवरेजेस देखें तो 11 से 12, 14, 15% अर्निंग्स ग्रोथ की एवरेज होती है, जो लास्ट 1.5 साल में कम हुई है। नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ भी 10% के बिलो है, और अर्निंग्स भी इस साल तो अर्निंग्स सिंगल डिजिट पे, नेक्स्ट ईयर अर्निंग एक्सपेक्टेशन है कि डबल डिजिट पे आएगी। तो वो एक एस्पेक्ट है। और दूसरी एस्पेक्ट है अपनी वैल्यूएशन, मे बी लार्ज कैप में लॉन्ग टर्म एवरेजेस पे है,
बट इफ यू अगर मिड कैप स्मॉल कैप में देखें अर्निंग्स ग्रोथ के हिसाब से वैल्यूएशन थोड़ा एक्सपेंसिव है, और इसके हिसाब से फ्रंट पे आपको लग रहा है एक्सपेंसिव है, और यहाँ पर अर्निंग्स के फ्रंट पर आपको लग रहा है कि यहाँ पर बेहतर सुधार की अगर कुछ गुंजाइश बनती है या आपके अनुमान से बेहतर अगर नतीजे आते हैं, फिर यहाँ से कुछ चीजें गेम चेंज हो सकती है। शुक्रिया आपका। लेकिन सेंटीमेंट के लिहाज से देखें तो ये ट्रेड डील काफी अहम होगा, जो पूरा सेंटीमेंट सुधरेगा और एक ओवरहैंग जो बना हुआ है वो भी बाजार से खत्म होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी, आपने वक्त निकाला और जो पर्सपेक्टिव आप यूके में बैठ के देख रहे हैं उसके हिसाब से आपने बेहतर एनालाइज किया है, शुक्रिया उसके लिए। चलिए वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो वापस से हम बाजार की ओर लौटेंगे और आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स लेकर आएंगे। हमारे सारे मेहमान इंतजार कर रहे हैं, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। और क्या ये आज रोलर कोस्टर मार्केट्स रहा है, क्योंकि देखिए सुबह जिस तरीके से गिरावट हो रही थी, एक एक करके लेवल जो है वो टूटते दिख रहे थे। 25,600 ले लीजिए या फिर 25,500, और किस तरीके से आप सुधार देख रहे हैं आप फिलहाल। निफ्टी 50 25,800 के भी ऊपर जा चुका है और निफ्टी बैंक में निचले स्तरों से 550 अंकों का सुधार आया है। वहीं सेंसेक्स में 900 अंकों से ज्यादा की तेजी हमने आज के निचले स्तर से देखी है। जबरदस्त मोमेंटम जो है आज फिलहाल बाजार दिखा रहा है और अच्छे लेवल्स को रीगेन कर रहा है। जी हाँ, मेटल की चमक बरकरार है। कई सारे रिटेल काउंटर्स, फाइनेंशियल्स, कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि ढेर सारे सेक्टर्स, अलग अलग सेक्टर्स जो हैं इस रैली में पार्टिसिपेट करते हुए दिख रहे हैं। आइए हम लगातार हमारे एक्सपर्ट्स की भी राय समझ रहे हैं और उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कहाँ पर हैं आपके लिए मौके। और इसी कड़ी में अब स्वागत करते हैं हमारे अगले खास मेहमान नीलेश जैन का भी, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो मार्केट्स में तो एक अच्छी तेजी फिलहाल हम देख पा रहे हैं, आपकी नजर कहाँ पे है नीलेश? सबसे पहले ये बताइए कौन से स्टॉक्स आपकी लिस्ट में है? बिल्कुल देखिए, काफी शानदार रिबाउंड हमने आज के सेशन में देखा है। नीचे स्तरों से उस रिकवरी को देखते हुए लग रहा है कि एक फॉलोअप मूव हमें माफ कीजिएगा, फॉलोअप मूव हमें ऊपरी स्तरों पर देखने को मिल जाना चाहिए। अगर आज की क्लोजिंग इस प्रकार की क्लोजिंग होती है जो हम फिलहाल अभी देख रहे हैं 25,750 के ऊपर, तो एक अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी और एक हैमर सॉर्ट ऑफ कैंडल फॉर्मेशन फॉर्म होता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर खरीदारी पर फोकस करेंगे। सबसे पहले जो लॉन्ग टर्म रडार पर आ रहा है वो है मेटल स्पेस पे, क्योंकि मेटल स्पेस एक पर्टिकुलर मोमेंटम यहाँ पर हमने लगातार देखा है इस पर्टिकुलर स्पेस में। तो मेटल स्पेस में से टाटा स्टील पर खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं, जहाँ पर ऊपरी सर पर 187 190 तक की अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है। 179 स्टॉप लॉस से टाटा स्टील पर्टिकुलर काउंटर को खरीदारी करने की सलाह होगी। इसके अलावा दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है पीएफसी। देखिए, पीएफसी आरईसी दोनों ही स्टॉक्स में हमें आज एक रिबाउंड देखने को मिल रहा है। इसमें से पीएफसी ये पर्टिकुलर स्टॉक है जहां पर बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्म हो रहा है, जहां पर एक फॉलोअप हमें ऊपरी सर पर 378 380 तक का हमें देखने को मिल सकता है। तो 380 तक के टारगेट को ध्यान में रखते हुए पीएफसी को लॉन्ग करने की सलाह होगी। 364 का स्टॉप लॉस होगा और पीएफसी और टाटा स्टील ये मेरी ओर से दोनों खरीदारी के काउंटर होंगे। और टाटा स्टील यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। देखिए, स्टील सेक्टर, मेटल सेक्टर में तो एक तरफा आप तेजी देख रहे हैं, आज फिर से टाटा स्टील चमकता हुआ दिख रहा है। और पीएफसी एक ऐसा काउंटर जरूर है जहाँ पर हाल फिलहाल जो है काफी पिटाई हो चुकी है, बट अभी कुछ समय पहले ही हम पावर स्पेस की बात कर रहे थे। धीरे धीरे करके जो फंडामेंटल्स हैं वो फिर से पटरी पे आते हुए दिख रहे हैं। 3.5% का उछाल आपको आज पीएफसी का काउंटर दिखाएगा। बट इसके अलावा रिटेल साइड से भी कुछ स्टॉक्स हैं जो कि अच्छे मूव दिखा रहे हैं, जिसमें एशियन पेंट्स आज फिर से लगभग जो है यहाँ पर 2% की तेजी आप एशियन पेंट्स में देखेंगे। एक बार आपसे समझना चाहेंगे नीलेश, एशियन पेंट्स पे आपकी क्या राय है फिलहाल? बिल्कुल, देखिए एशियन पेंट इनफैक्ट ये स्टॉक मेरे भी रडार पर आया है, यहाँ पर खरीदारी करके जा सकते हैं क्योंकि काफी अच्छे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। तो बिल्कुल एक लॉन्ग ट्रेड करंट लेवल पर एशियन पेंट में लेके चल सकते हैं। सेक्टर पॉजिटिव है, एक शॉर्ट कवरिंग का भी कैंडिडेट है जहाँ पर ऊपरी सर पर 2950 से 3000 तक की ट्रेजेक्टरी में काउंटर जाता हुआ नजर आ सकता है। 2840 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा एंड एशियन पेंट को लॉन्ग करने की सलाह होगी। ऑलराइट, तो चलिए एशियन पेंट्स देखते हैं कि मोमेंटम जो है आगे किस तरीके से पिकअप होता हुआ दिखता है। पर अब आगे बढ़ते हैं और 3 बज चुके हैं और वक्त है आपको बताने का कि कौन से हैं वो बड़े बजर्स फिलहाल जो हम मार्केट में देख रहे हैं, कहाँ पर खबरों के दम पर एक्शन है, कहाँ पर जो है पोजीशंस अच्छी बनती हुई दिख रही हैं। आनंद शुक्ला रोज की तरह हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी लिस्ट के साथ। आनंद, बताइए कहाँ पर देख रहे हैं आप एक्शन?
जी हाँ सृष्टि, आज बाजार में ठीक ठाक तेज़ी दिख रही है, अच्छी तेज़ी दिख रही है। और जो सेक्टर जो है टॉप सेक्टोरल गेनर बना हुआ है वो है मेटल का। मेटल शेयरों में आज अच्छी चमक दिख रही है। इसके पहले 3 दिन गिरावट लगातार देखने को मिली थी, लेकिन आज जो है मेटल शेयरों में अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। आप टाटा स्टील देखिए, सेल देखिए, वेदांता, इन तीनों शेयरों में 2 से 3% की तेज़ी देखने को मिल रही है। वहीं वॉल्यूम वाले शेयरों की बात करें तो तेजस नेटवर्क का जो शेयर है वो 7 से 8% की गिरावट पर कारोबार करता नजर आ रहा है और औसत से करीब 14 गुना ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। शक्ति पंप्स की बात कर लें तो 6% ऊपर कारोबार करता नजर आ रहा है। कंपनी को ऑर्डर मिला है करीब 650 करोड़ का और औसत से करीब 10 गुना ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ भी देखने को मिल रहा है। एबी रियल्टी का जो है रियल एस्टेट का शेयर जो है वो करीब 3 से 4% नीचे कारोबार करता नजर आ रहा है और औसत से 5 गुना ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ भी देखने को मिल रहा है। अदानी ग्रीन एनर्जी की तरफ से बिजनेस अपडेट आए हैं। ऑपरेशनल क्षमता जो है वो करीब 50% बढ़ी है और ऑपरेशनल क्षमता 48% बढ़कर 17.2 गीगावाट पहुंच गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। साथ ही साथ एनर्जी बिक्री की बात करें तो उसमें भी 37% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके चलते शेयर हल्की सी रिकवरी दिखाता नजर आ रहा है। इंडियन ऑयल की बात करें तो मारुति सुजुकी के साथ इन्होंने करार किया है फ्यूल स्टेशन पर व्हीकल सर्विस नेटवर्क के विस्तार के लिए ये करार किया गया है और इंडियन ऑयल के भी शेयर में हल्की सी रिकवरी देखने को मिल रही है। मारुति सुजुकी की बात करें तो गुजरात के खोराज में जमीन खरीद को बोर्ड मंजूरी मिली है। करीब 4,960 करोड़ के निवेश के साथ उत्पादन कंपनी बढ़ाएगी। आज हरे निशान में कारोबार करता शेयर नजर आ रहा है। अंत में ब्रोकरेज रिपोर्ट की बात करें तो एवेन्यू सुपरमार्ट्स पर मोतीलाल ओसवाल की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है। खरीदारी की राय दी है और जो लक्ष्य है उसे बढ़ा दिया है। लक्ष्य पहले 4300 का रखा था, अब उसे बढ़ाकर 4600 कर दिया है। साथ ही साथ हमने देखा कि जो नतीजे आए हैं वो काफ़ी मजबूत रहे हैं। मुनाफा जो है करीब 19% बढ़ा और आय में भी बढ़ोतरी देखने को मिली, जिसके चलते शेयर आज हल्की सी तेज़ी पर कारोबार करता नजर आ रहा है। तो 3 बजे तक ये बड़े अपडेट्स थे जहां पर आज एक्शन देखने को मिल रहा है। ओके, शुक्रिया आनंद, ये पूरी लिस्ट लेकर आने के लिए और बताने के लिए दर्शकों को एक्शन वाले स्टॉक्स कौन कौन से हैं। कोल इंडिया में भी काफ़ी एक्शन दिख रहा है, 3% से ज़्यादा की मजबूती दिख रही है और BCCL का जो इशू है वो कल बंद होने वाला है और भरपूर जमकर लोग उसमें सब्सक्राइब कर रहे हैं। कोल इंडिया को लेकर क्या स्टॉक की री रेटिंग हो रही है? श्रीकांत जी, आपकी राय कोल इंडिया को लेकर, क्या और यहाँ पे लग रहा है कि और अपसाइड की संभावनाएं दिख रही है आपको? बिल्कुल। तो देखिए, कोल इंडिया के टेक्निकल फॉर्मेशन को भी अगर देखें तो यहाँ पे एक अच्छी तेजी बनी है। हायर टॉप हायर बॉटम की सीरीज एस्टैब्लिश हुई है। पिछले दिनों में जब मार्केट में करेक्शन था 4-5 दिनों से, तब इसमें भी एक करेक्टिव पैटर्न चल रहा था और जैसे ही मार्केट में रिकवरी बनी है, ये स्टॉक अपने 3 या 4 दिन के हाईएस्ट लेवल्स पे आ चुका है। तो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि इसमें और भी तेजी बनेगी। हालांकि इसका बीटा काफी लो है, तो हमें लगता है कि अगर इसमें मोमेंटम बनेगा तो ग्रेजुअल बनेगा। 430 के करीब ट्रेड कर रहा है, हमें लगता है 440 और 445 ये 2 लेवल्स ये दिखा सकता है। करंट लेवल से भी इसे खरीदना चाहिए 424 के स्टॉप लॉस के साथ। तो करंट लेवल से भी यहाँ पे खरीद सकते हैं 424 के स्टॉप लॉस के साथ। ये टेक्निकल व्यू यहाँ पर कोल इंडिया को लेकर है। आज मेटल्स में जबरदस्त रफ्तार दिख रही है। हिंदुस्तान जिंक हो, हिंदुस्तान कॉपर हो, टाटा स्टील, सब काफी अच्छे चल रहे हैं। हिंडाल्को में भी अच्छी तेजी है। राजेश जी, आपकी राय मेटल स्टॉक्स पे क्या है और अगर किसी का नजरिया थोड़ा लंबा है तो कौन से मेटल स्टॉक्स के साथ रहना चाहिए? देखिए, मेटल्स में तेजी चल रही है। चारों तरफ यूएस के जिस तरह के हालात बनकर आए, डॉलर के जो हालात हुए हैं, उन सब चीजों को देखते हुए और मुझे लगता है कि ये तेजी कंटिन्यू रह सकती है। हो सकता है कि थोड़ी बहुत बहुत छोटी अवधि में बढ़त देखी है, लेकिन कम से कम 1.5 साल तक कोई का नजरिया हो तो यहाँ पे एक्यूमुलेट करना चाहिए। कुछ स्टॉक्स की अगर बात की जाए तो अगर स्टील की बात की जाए तो हमें लगता है कि जिंदल स्टील एंड पावर के साथ जाना चाहिए। अच्छी क्षमता है, अंगुल की कैपेसिटी रैंप अप हो गई है, लॉन्ग रेल्स में मोनोपोली है ऑलमोस्ट उनकी। अगर नॉन स्टील की बात की जाए तो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान जिंक के साथ जाना चाहिए, जहां अगर आप देखें तो सितंबर तिमाही में 40% की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो सिल्वर से आई थी और सिल्वर के जो हालात बने हुए वो हम सबको पता है कि रोज नया हाई बना रहा है।
एक तो क्या है कि यूएस में इन्वेंट्री फॉल हो रही है, दूसरे सिल्वर को यूएस के क्रिटिकल मिनरल लिस्ट में ले लिया गया, इस वजह से भी वो है, प्लस डॉलर की वीकनेस है। ये सब चीजों के मद्देनजर हिंदुस्तान जिंक पे ध्यान दे सकते हैं, या हिंदुस्तान कॉपर, जहां ईवी और रिन्यूएबल दोनों तरफ से बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है, कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं और कंपनी के रिजर्व्स बहुत शानदार है। तो ये कुछ कंपनियां हैं जहां ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, हिंदुस्तान जिंक की बात करें तो हमने देखा था कि 650 रुपये के ऊपर भाव निकला था और उसके बाद 2 दिन की गिरावट आई, प्रॉफिट टेकिंग आई और 2 दिन से फिर से हम जोश देख रहे हैं। इस बीच आप देखिए जेटीएल को लेकर एक खबर आ रही है, जेटीएल इंडस्ट्रीज, और खबर यह है कि 220 केवी ट्रांसमिशन टावर मटेरियल सप्लाई का इनको ऑर्डर मिला है और शेयर पहुंच गया सर्किट पर ऑलमोस्ट 20% ऊपर। पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन से ऑर्डर मिला है। अब जेटीएल कोई बहुत ज़्यादा कोई ट्रैक होता तो है नहीं, लेकिन इस पर जरा एक बार व्यू ले लेते हैं श्रीकांत जी का। श्रीकांत जी, क्या ट्रैक किया आपने कभी जेटीएल इंडस्ट्रीज को? 19% ऊपर। नहीं, वैसे ट्रैक तो नहीं किया है, बट अगर टेक्निकली अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के स्टॉक पैटर्न को देखे और टेक्निकल पैटर्न को देखे तो इसमें एक लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम की सीरीज बनी थी। बीच में इसने काफी अच्छा एक वक्त कंसोलिडेशन का वक्त भी निकाला था, लेकिन उस कंसोलिडेशन की जो एक रेंज थी, उस रेंज को भी उसने पिछले महीने तोड़ दिया था। तो अभी क्या हो गया है कि काफी ओवरसोल्ड होने की वजह से एक डेड कैट बाउंस बनता है, या तो समटाइम किसी न्यूज से एक रिकवरी रैली बनती है, तो इसमें तेजी और थोड़ी कंटिन्यू हो सकती है। मुझे लगता है कि 70 रुपए तक के दाम दिखाई दे सकते हैं, वहां तक का मुझे लगता है कि मैक्सिमम एक अपसाइड हमें देखने मिलेगा। और बेस्ट केस में अगर इसने 85 के लेवल्स को अगर क्रॉस किया तभी जाके इसमें ट्रेंड चेंज होगा। अदरवाइज मुझे लगता है 70 और 60 के रेंज में ये थोड़ा वक्त और गुजार सकता है। तो करंट लेवल से तो कुछ फ्रेश खरीदारी ना करें। अगर पोजीशंस अगर आपके पास हाथ में हो या इन्वेस्टमेंट्स अगर हो तो 70 और 80 के रेंज में उसे कम करने की हम राय रखते हैं। ठीक है, जेटीएल को लेकर ये व्यू हो गया। हालांकि छोटी साइज की कंपनी है, मैं अभी चेक कर रहा था इसको, करीब 2,500 करोड़ रुपए से भी कम का मार्केट कैप है। हालांकि अगर हम इसके रेवेन्यू ग्रोथ के देखेंगे ना तो वो ठीक है, वो कंसिस्टेंट है। सेल्स ग्रोथ जो रही है लगभग रही 18-20% के आसपास की। जेटीएल को लेकर चलिए ये व्यू हो गया, लेकिन आप जरा नतीजों पर फोकस करते हैं, क्योंकि बाजार के लिए जो एक्चुअल जो ट्रिगर होंगे ना, जिस पर रोज आप रिएक्शन देखेंगे और शेयरों में भी एक्शन आएगा, वो है अर्निंग सीजन। ये पूरा Q3 की अर्निंग्स क्या शुरुआत हो जाएगी बिग बैंग। वैसे तो छोटी मोटी कंपनी के नतीजे कई सारे आ चुके हैं, लेकिन आज जो नजर होगी वो होगी टीसीएस के और एचसीएल टेक के नतीजों पर। वेटेज के लिहाज से भी काफी अहम है, कहीं ना कहीं सेक्टर की दिशा भी तय करते हैं टीसीएस के नतीजे। जरा समझ लेते हैं कि क्या अनुमान है, क्या उम्मीदें हैं Q3 से। हमारी सहयोगी आशीषा हमारे साथ जुड़ गई हैं, एचसीएल टेक और टीसीएस दोनों का अनुमान लेकर। पहले बातचीत करेंगे टीसीएस की। आशीषा, किस तरह की उम्मीदें हैं टीसीएस से और हम क्या देखना चाह रहे हैं टीसीएस के नतीजों में? बिल्कुल, टीसीएस के नतीजों की बात करें तो आईटी दिग्गज कंपनी आज नतीजे पेश करेगी मार्केट आवर्स के बाद, और उम्मीद सॉफ्ट नतीजों की ही है इस तिमाही में। आंकड़ों की बात करें तो रुपी रेवेन्यू करीब 66,850 करोड़ के आसपास आएगा, जो 1.6% का ग्रोथ होगा सीक्वेंशियल बेसिस पर। डॉलर रेवेन्यू की बात करें तो कोई भी ग्रोथ एक्सपेक्टेड नहीं है, फ्लैट नतीजे एक्सपेक्टेड है डॉलर रेवेन्यू टर्म्स में। और कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ की बात करें तो करीब 0.5% का ग्रोथ कंपनी सीक्वेंशियल बेसिस पर रिपोर्ट कर सकती है। लेकिन मार्जिन्स की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सी कमजोरी नजर आ सकती है। कंपनी के एबिट मार्जिन्स 20 बेसिस पॉइंट से कमजोर हो सकते हैं सीक्वेंशियल बेसिस पर, और इसके पीछे की वजह ये है कि कंपनी ने वेज हाइक्स लिए थे, फर्लोज हायर साइड पे थे, तो इन दोनों का इम्पैक्ट कंपनी के नतीजों पर इस तिमाही में नजर आ सकता है। लेकिन डील विंस ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, और टीसीवी डील विंस की बात करें तो करीब 10 से 11 बिलियन डॉलर्स के आसपास टीसीवी डील विंस इस तिमाही में एक्सपेक्टेड है। मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या आती है डील विंस को लेकर, वो काफ़ी क्रूशियल होगी। इसके अलावा एआई रिलेटेड रेवेन्यू किस तरह का कंपनी ने जनरेट किया है, एआई अडॉप्शन और उसके रिलेटेड रेवेन्यू रिकग्निशन किस तरह से बढ़ता हुआ नजर आएगा, इस पर भी सबकी नज़र रहेगी। तो हाँ, नतीजे तो सॉफ्ट ही एक्सपेक्टेड है, लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री स्पेशली डील विंस को लेकर, ग्लोबली क्या सेंटिमेंट है आईटी एक्सपेंडिचर को
लेकर उस पर सबकी नजर रहेगी, लेकिन नतीजे सॉफ्ट ही इस तिमाही में एक्सपेक्टेड है। ठीक है आशीष, आप हमारे साथ बने रहिए। थोड़ा मार्जिन पर हम प्रेशर देखेंगे और देखिए क्या है, चिंता की बात यह है कि ये मार्जिन कंपनी के तब सॉफ्ट आ रहे हैं जबकि हमने रुपये को काफ़ी ज़्यादा डिप्रिशिएट होते हुए देखा पिछले क्वार्टर में। अब एक दो एक्विजिशन भी किया था इन्होंने, हमने देखा था कि एक कंपनी थी कोस्टल क्लाउड करके, उसके एक्विजिशन खबर आई थी। हालांकि वो पेमेंट वगैरह कभी दिए जाने हैं उसके बारे में क्लैरिटी तो नहीं है अभी, लेकिन नंबर थोड़े सॉफ्ट ही रहने की उम्मीद है। राजेश सर, आपको क्या लग रहा है कि कैसे नंबर्स आएंगे इस क्वार्टर में आईटी कंपनीज के? किसी सरप्राइजेस की आप उम्मीद कर रहे हैं या फिर जो ग्रोथ को लेकर कंसर्न्स थे, मार्जिन को लेकर जो सवाल थे वो जस के तस बने रहेंगे? हालांकि कंपनीज थोड़ा फोकस कर रही है, थोड़ा फ्यूचरिस्टिक सोच रही है, एआई वगैरह को लेकर अब गंभीरता दिखा रही है पिछले 2-3 तिमाहियों से। ये आपने सही कहा अभिषेक जी कि अब थोड़ा एआई वगैरह जो नई टेक्नोलॉजीज हैं वहां पर गंभीरता दिखा रही है। इसका सबसे बड़ा सबूत तो ये है कि कंपनी ने करीब $6.5 बिलियन का अनाउंसमेंट कर रखा है कि 1 गीगावाट डेटा सेंटर का वो कैपेसिटी एक्सपेंशन करेंगे आगे होने वाले 5 से 7 साल में। तो ये अपने आप में दिखा रहा है कि ये लोग नई टेक्नोलॉजी की तरफ, नई जो चीजें आ रही है उसकी तरफ मोड़ हो रही है। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि पिछले कुछ तिमाहियों से हमने देखा था कि ग्रोथ स्लो डाउन आ रहा था इस वजह से कि नई टेक्नोलॉजी, एआई, एमएल, क्लाउड, इन सब में कितना जाएंगे ये लोग। लेकिन अब चूंकि ये जो दिग्गज कंपनियां हैं इन्होंने अपनी स्टैंड चेंज किया है। दूसरे अगर आप देखो तो इनकी सबकी बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, वैल्यूएशन इतनी गिरावट के बाद बहुत अच्छे हो गए। तो मैं समझता हूँ हो सकता है कि अगर नतीजे म्यूटेड आए, जो कि एक्सपेक्टेड ही है, म्यूटेड भी आते हैं तो कोई गिरावट आती है, मान लीजिए टाटा टीसीएस जो है वो अगर आपको 3,000 के आसपास आ जाता है या इन्फोसिस मौजूदा स्तर से थोड़ा नीचे आता है तो मध्यम से लंबी अवधि में यहाँ खरीदारी करनी चाहिए क्योंकि ये जो तीसरी तिमाही है ये थोड़ा सा ठंडा रहता है। जो कामकाजी दिन होते हैं वो कम होते हैं, तो अब नए साल से जो चौथी तिमाही के नतीजे आएंगे वहां मुझे लगता है कि थोड़े से बेहतर आएंगे। तो ये गिरावट अगर आती है तो खरीदारी का मौका रहेगा। ठीक है, गिरावट आती है तो खरीदारी का मौका होगा। टीसीएस को लेकर ये व्यू आधे % ऊपर आपको ये शेयर कारोबार करता हुआ नजर आएगा। हालांकि निश्चित तौर पर अब ये जो नंबर्स आएंगे ना, नंबर्स के इक्वली इंपॉर्टेंस ये होगी कि एआई को लेकर कमेंट्री क्या होती है कंपनीज को लेकर, कंपनीज की, उस पर नजर रहने वाली है। लेकिन जरा एचसीएल टेक को भी लेकर समझ लेते हैं। एचसीएल टेक में एक और चीज है कि क्या कंपनी अपने रेवेन्यू गाइडेंस को कुछ अपडेट करेगी, लेकिन एक बार जरा समझते हैं कि हमारा अनुमान क्या है, एस्टिमेट्स क्या हैं। शीशा बताइए एचसीएल टेक के नंबर कैसे आएंगे? बिल्कुल, तो एचसीएल टेक के भी नतीजे टीसीएस के साथ ही आज आते हुए नजर आएंगे। और आंकड़ों की बात करें तो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू करीब डॉलर टर्म्स में $3.7 बिलियन के आसपास एक्सपेक्टेड है। 2.2% का ग्रोथ कंपनी सीक्वेंशियल बेसिस पर रिपोर्ट करती हुई नजर आ सकती है। रुपी टर्म्स में रेवेन्यू में 4.5% का ग्रोथ नजर आ सकता है। और ईबिट मार्जिन्स की बात करें तो याद रखें मैनेजमेंट ने 17 से 18% की गाइडेंस रेंज दी है और इस तिमाही में मार्जिन्स एक्सपैंड होकर 18% के भी पार आते हुए नजर आ सकते हैं। करीब 18.1% का अनुमान लेकर हम चल रहे हैं। 18.1% ईबिट मार्जिन्स कंपनी तीसरी तिमाही में रिपोर्ट कर सकती है। इसके अलावा एक्सपेक्टेशंस की बात करते हैं, मैनेजमेंट गाइडेंस देती है एचसीएल टेक की पूरे साल के लिए 3 से 5% का गाइडेंस दिया है ग्रोथ को लेकर, कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ को लेकर। जो गाइडेंस पर मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री होगी उस पर सबकी नजर रहेगी। इसके अलावा याद रखें टीसीवी डील विंस करीब 2.5 बिलियन डॉलर्स के आसपास होगी, तो यहाँ पर भी सबकी नज़र रखें। इसके अलावा बीएफएसआई और हाईटेक का परफॉर्मेंस इंप्रूव होता हुआ नजर आ सकता है इस तिमाही में। मैनेजमेंट की कमेंट्री स्पेशली गाइडेंस को लेकर जो मैंने बताया 3 से 5% का रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस मैनेजमेंट ने पूरे साल के लिए दिया है, उस पर मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री होती है। इसके अलावा सर्विसेज रेवेन्यू ग्रोथ को लेकर और ईबिट मार्जिन्स जो 17 से 18% का गाइडेंस है, क्या वो मैनेजमेंट रिटेन करती है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो कमेंट्री एआई तो है ही, लेकिन इसी के साथ गाइडेंस पर क्या कमेंट्री आती है पूरे साल के लिए और अगले साल के लिए, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी एचसीएल टेक के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आशीषा ये तमाम जानकारी देने के लिए। और वैसे भी देखा जाए तो जो Q3 होता है आईटी कंपनीज के लिए वो थोड़ा सीजनली वीक होता है, क्योंकि
फरलोज होते हैं, हॉलीडेज होते हैं, स्पेशली अगर हम BFSI वर्टिकल की बात करें तो वहाँ से थोड़ा प्रेशर रहता है। देखते हैं कि नंबर कैसे आते हैं, लेकिन कमेंट्री काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल होने वाली है। बहरहाल HCL टेक हो गया या फिर TCS, ये दोनों शेयर आपको चौथाई से आधे % ऊपर कारोबार करते हुए नजर आएंगे। हालांकि इन्फोसिस इस वक्त निफ्टी का टॉप लूजर है, 1% के आसपास की गिरावट वहां पर हम देख रहे हैं। श्रीकांत जी, आपका व्यू इन दोनों नतीजों से पहले कोई ट्रेडिंग पोजीशन लेने की आप सलाह देंगे या फिर बचना चाहेंगे? सर, एक बार नतीजे आ जाए उसके बाद जो करना हो करा जाएगा। तो देखिए, वैसे मुझे लग रहा है कि टीसीएस के जो टेक्निकल पैटर्न है वो काफी हद तक मैं कहूंगा कि बैलेंस्ड है। एचसीएल टेक्नोलॉजीज भी अगर आप देखें तो जो रिसेंट रैली बनी थी उस रैली के हाईएस्ट पॉइंट पे है। यानी मुझे लगता है कि शायद दोनों नतीजे एज पर एक्सपेक्टेशंस तो बिल्कुल आ सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। डिसअपॉइंट करेंगे ऐसा टेक्निकली नहीं दिख रहा है, तो तेजी और बनेगी। और अगर तेजी बनेगी तो मुझे लगता है कि जहां पे अपसाइड क्लियरली नजर आती है, जैसे कि टीसीएस है, वहां पे जो हमारी फंडामेंटल टारगेट है वो 3550 के है। करंटली ये 3230 के करीब ट्रेड कर रहा है और मल्टीपल टाइम 3200 3190 के करीब सपोर्ट बना चुका है। तो बहुत ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी रखेंगे, 3180 के स्टॉप लॉस के साथ इसे खरीद लेंगे। अगर नतीजे अच्छे आ गए तो फिर मैं कहूंगा कि इसमें हमें जबरदस्त उछाल भी देखने मिलेगा। तो ऐसे केस में ये स्टॉक 3325 और 3400 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से तो मुझे लगता है कि इसमें लॉन्ग की पोजीशंस बनानी चाहिए। तो टीसीएस को लेकर ये व्यू है कि करंट लेवल से आप यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस जो बताए गए हैं उसका भी आप ध्यान ज़रूर रखिएगा। टीसीएस को लेकर ये नज़रिया श्रीकांत जी ने दे दिया है। चलिए, एक और सेक्टर है रियल एस्टेट पर बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि आज यहाँ पर काफ़ी गिरावट दिख रही है और सिग्नेचर ग्लोबल, प्रेस्टीज, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबेरॉय, DLF, तमाम ऐसे स्टॉक से जो काफ़ी कमज़ोर नज़र आए, 2 से 5% तक की गिरावट दिख रही है। राजेश जी, क्या राय है रियल एस्टेट को लेकर? देखिए, इस वक्त थोड़ा सा अवॉइड करने की सलाह दूंगा। बहुत सेलेक्टिव रह सकते हैं, पूरे सेक्टर पर तो अवॉइड नहीं है। बहुत सेलेक्टिव रह सकते हैं जहाँ वैल्यूएशन अच्छे हैं। जैसे कि अगर कहा जाए तो AB रियल एस्टेट को अगर आप देखो तो उनके जो प्रोजेक्ट्स है, पहले सिर्फ वर्ली वाला प्रोजेक्ट्स था, अब उन्होंने और भी नए प्रोजेक्ट्स बनाए, और जो उनकी सब्सिडरी बिरला एस्टेट्स है उसमें जो जिस तरीके के प्रीमियम प्रोजेक्ट्स को हाथों हाथ लिया गया है, उसे देखते हुए मुझे लगता है कि यहाँ से अच्छी अपसाइड हो सकती है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। दूसरे, अगर आप DLF में देखें तो उन्होंने डेट बहुत कम कर लिया है, वहां ध्यान दिया जा सकता है। गोदरेज प्रॉपर्टीज पे ध्यान दिया जा सकता है। ऐसे कुछ सेलेक्टिव पॉकेट्स है जहाँ पे ध्यान दिया जा सकता है। स्टॉक्स है रियल एस्टेट में जो राजेश जी को पसंद आ रहा है। नीलेश जी, आपकी तरफ से BTST या STBT कॉल्स हैं आज? बिल्कुल, देखिए BTST ट्रेड होगा जिस हिसाब से निचले स्तरों से हमें स्ट्रॉन्ग रिबाउंड देखने को मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से कल के सेशन में एक फॉलो अप ऊपरी स्तरों पर देखने को मिल जाना चाहिए। तो ये जिस स्टॉक का भी जिक्र हुआ, एशियन पेंट, इनफैक्ट ये पर्टिकुलर स्टॉक है जहाँ पर क्लोजिंग काफी अच्छी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर एक फॉलो अप हमें कल के सेशन में देखने को मिल सकता है, जो स्टॉक को यहाँ से 3000 तक ले जा सकता है। 2840 के स्टॉप लॉस से एशियन पेंट को करंट लेवल पर लॉन्ग करने की सलाह होगी। वो एशियन पेंट्स लॉन्ग करे, 2840 का स्टॉप लॉस, 3000 का टारगेट नीलेश जी की तरफ से। श्रीकांत जी, आपकी तरफ से BTST कॉल्स? तो वैसे देखिए, अभी हमने फार्मा, FMCG, IT तीनों को कवर किया है। तीसरा जो सेक्टर हमें जो अच्छा लग रहा है वो है ये FMCG। यहाँ पे एशियन पेंट्स, हिंदुस्तान लीवर, नेस्ले, इन सभी में कंटिन्यूएशन पैटर्न बना है और हमें लगता है कि ये कंटिन्यूएशन थोड़ा जारी रह सकता है। थोड़ी डाउनसाइड लिमिटेड है, अपसाइड पैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है और पैटर्न नेस्ले का थोड़ा बेटर लग रहा है। 1312 1315 के करीब नेस्ले को खरीदे। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे 1295 का, 1295 का, और टारगेट्स यहाँ पे नजर आते हैं 1350 से लेकर 1360 रुपए के। तो नेस्ले को खरीदा जा सकता है। और इसी के साथ साथ मुझे लगता है कि दूसरे किसी स्टॉक पे अगर ध्यान देना है तो करंट लेवल से मैं कहूंगा कि रिलायंस में भी थोड़ी सी हम लॉन्ग की पोजीशंस बनाएंगे विद अ वेरी नॉमिनल स्टॉप लॉस। 10 रुपए का स्टॉप लॉस रखे 1474 का, 1484 के करीब खरीदे और टारगेट्स यहाँ पे रखे 1505 रुपए के।
ऑलराइट, तो चलिए रिलायंस इंडस्ट्रीज पे जो है खरीदारी की राय है, तो कहीं ना कहीं रिलायंस चलने पे आया तो मार्केट्स को भी सपोर्ट मिल सकता है और साथ ही साथ नेस्ले इंडिया यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। ये श्रीकांत जी की तरफ से कॉल आती हुई। पर चलिए अब कुछ ही मिनट बाकी रह गए हैं मार्केट क्लोज होने में। कौन से हैं वो बड़े ट्रिगर्स और इवेंट्स जहां पर आपको ध्यान रखना चाहिए? सीधे चलेंगे हमारी सहयोगी तृप्ति के पास जो कि पूरी लिस्ट के साथ तैयार है। तृप्ति, बताइए कहां पर रखें नजर? जी हाँ, कल के इम्पॉर्टेंट इवेंट्स पर नज़र डाल लेते हैं। अमेरिका के साथ शुरुआत करते हैं। तो कल यूएस में आप सीपीआई का आंकड़े आते हुए देखेंगे, तो यहाँ पर नज़र रखिएगा। जापान की बात करें तो ट्रेड डेटा आने वाला है, तो यहाँ पर आप देखिएगा किस तरह का ट्रेड डेटा आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब इंडियन मार्केट्स का रुख कर लेते हैं। तो कल ट्यूसडे का दिन होगा जिसके चलते निफ्टी की वीकली एक्सपायरी यहाँ पर होने वाली है। ऑटम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर कंपनी 4 पर 1 एक्स बोनस ट्रेड करेगी। आईपीओस का देख लेते हैं क्या रहने वाला है। तो अमागी मीडिया लैब्स का आईपीओ कल से खुलने वाला है, यहाँ पर पैसा लगाने का मौका मिलेगा। इसके अलावा भारत कोकिंग कोल के आईपीओ में सब्सक्रिप्शन का कल आखिरी दिन है। आगे बढ़ते हैं और क्वार्टर 3 के नतीजों का सीजन भी शुरू हो गया है। कल कंपनी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, टाटा एलेक्सी और बैंक ऑफ महाराष्ट्र अपने तीसरी तिमाही के नतीजे जारी करेगी। कैनेडा एचएसबीसी में 4% की इक्विटी के लिए लॉक इन पीरियड कल खत्म होगा और इसके अलावा ग्लोबल कंपनी जेपी मॉर्गन यहाँ पर अपने क्वार्टरली रिजल्ट जारी करेगी। तो ये थे कल के इंपॉर्टेंट इवेंट्स, इन पर अपनी नज़र ज़रूर बनाकर रखिए। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया तृप्ति ये पूरी जानकारी देने के लिए। तो देखिए भारत बाजारों में जो है कहीं ना कहीं आईटी काउंटर्स के नंबर्स पर जो हम रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे, पर इसके अलावा ग्लोबली आप देखेंगे कई सारे दिग्गज बैंकों के नंबर्स आएंगे और वो कहीं ना कहीं दिशा भी डिसाइड कर लेते हैं यूएस मार्केट्स की, तो उसको लेकर फोकस जरूर रहेगा। बट जाने से पहले एक बार श्रीकांत जी, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स, देखिए आमतौर पर हम इस काउंटर की इतनी चर्चा नहीं करते हैं, पर आज ये बन चुका है NSE 500 का टॉप गेनर। और मैं देख भी रही थी कि वीकली चार्ट्स पे और साथ ही अगर हम इसकी वॉल्यूम्स देखें तो पिछले कई हफ्तों से जो है यहाँ पर वॉल्यूम्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कंपनी एडिबल ऑयल साथ ही कंजम्पशन और खपत से जुड़े पदार्थ जो है वो बनाती है, बट क्या राय रखते हैं आप यहाँ पे? ज़्यादा तो हम इसकी चर्चा नहीं करते हैं, बट क्या व्यू है इस काउंटर पे? नहीं, वैसे देखा जाए तो इसमें काफी अच्छा एक इंटरेस्टिंग टेक्निकल पैटर्न बना है। कई दिनों के कंसोलिडेशन के बाद लोअर बाउंड्री से अब इसमें अच्छी तेजी बनी है। ये जो कंसोलिडेशन चल रहा था वो 2022 से चल रहा था और रेंज तय हो चुकी थी बिटवीन 200 रुपए और 105 110। इस बार अगर आप देखें तो काफी मीनिंगफुल हमने रिकवरी देखी है 140 रुपए तक की, और हमें लगता है कि ये रिकवरी और कंटिन्यू रहेगी क्योंकि फॉर्मेशन वैसे देखा जाए तो काफी स्ट्रांग है। वीकली बेसिस पे भी अच्छे ब्रेकआउट्स बने हुए हैं। तो करंट लेवल से हमें लगता है कि वापस से ये स्टॉक एक बार 170 180 तक के लेवल्स दिखा सकता है। अगर इसमें इन्वेस्टमेंट्स अगर हो तो इसमें बिल्कुल बने रहे। तो अगर आपकी ऑलरेडी पोजीशंस है तो आप बने रह सकते हैं। 170 180 तक जाने का दमखम रखता है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स। बट इसी के साथ साथ आज बैंकिंग क्षेत्र में सिटी यूनियन बैंक जो है एकाएक नीचे आया है, लगभग 6% की यहाँ पर कमजोरी है। नीलेश, हाल फिलहाल तो देखिए PSU काउंटर्स ही पूरे जोश में थे, अब वो जोश थोड़ा सा फिजल आउट हो रहा है और एक एक दिन में 5-5 6% के करेक्शंस, क्योंकि फ्राइडे को भी हमने देखा, उसके पहले भी प्रेशर में था ये काउंटर। बट आप कैसे देख रहे हैं इस करेक्शन को? क्या ये करेक्शन नॉर्मल है, अपॉर्चुनिटी है, या फिर अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज होता हुआ दिख रहा है? देखिए सृष्टि, काफी अच्छा खासा रनअप हम इसके अंदर ऑलरेडी देख चुके थे। सितंबर से लगातार हमने एक तरफा वर्टिकल राइज देखी थी, उसके बाद 300 पर काउंटर ने रेजिस्टेंस फेस किया। अब ये एक रिट्रेसमेंट जिसे हम कहते हैं वो हमें देखने को मिल रहा है। शायद यहाँ से और बड़ी गिरावट हमें देखने को ना मिले क्योंकि काउंटर के आस काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो प्लेस है 257 पर। 257 के स्टॉप लॉस से अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो बने रह सकते हैं। अगर वो लेवल ब्रेक हो जाते हैं, ये शॉर्ट टर्म टॉप के इंडिकेशन हमें देखने को मिलेंगे, बट उसके लिए इंतजार करना होगा। 257 का जब तक सपोर्ट ब्रेक नहीं होता है तब तक संभावना है काफी ज्यादा है कि गोइंग फॉरवर्ड यहाँ पे एक रिबाउंड हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, सिटी यूनियन बैंक को लेकर ये व्यू हो गया। आज देखिए बाजार में जो हम स्ट्रेंथ लोअर लेवल से देख रहे हैं ना, तो जो दिग्गज शेयर थे बाजार में हम देख रहे हैं कि गिरावट की कहीं ना कहीं वजह बन रहे थे, उनमें भी थोड़ी सी बाइंग आई है।
HDFC बैंक तो वैसे कमजोर है, हरे निशान में लौटा था लेकिन फिर से लाल निशान में फिसल गया है। लेकिन रिलायंस में आज तेजी हो रही है। 4-5 सत्र की लगातार हमने बिकवाली देखी थी और पिछले हफ्ते लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप साफ हो गया था। श्रीकांत जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, 1.5 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप अगर किसी का हो कंपनी का ना, तो भी हम कहते हैं क्या जबरदस्त कंपनी होगी। अब रिलायंस में निवेशकों को बड़ा भारी नुकसान हुआ है, लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी की कोशिश है। 1451 आज का लो है, 1484 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। आपको लगता है कि अब ये जो बुरी चीजें थी पीछे छूट गई हैं और किसी को लेना हो तो सही प्राइस पर है ये? तो देखिए अभिषेक जी, वैसे बुरी चीजें अभी यहाँ पे हट गई है ऐसा तो बोल नहीं सकते, क्योंकि आज पहले दिन एक हमने बढ़िया रिकवरी देखी है। बट जैसे इसमें बड़ा फॉल हुआ था, 1610 के करीब ये स्टॉक था, 1450 के करीब आ गया है, तो मुझे लगता है इसमें एक पुल बैक, एक रिट्रेसमेंट हो सकता है। बट जिस तरह से ये स्टॉक टूटा है, मुझे लगता है अभी ये स्टॉक वक्त लेगा वापस अपने 1600 के लेवल्स तक पहुंचने के लिए। बट करंट लेवल से मैं यही कहूंगा कि 1505 या 1515 तक की तेजी हमें देखने मिल सकती है। तो एक पुल बैक ट्रेड मार्केट के ट्रेंड के साथ हम प्ले कर सकते हैं। लंबी अवधि का नजरिया हो तो बिल्कुल इसमें लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा सकती है, कुछ इन्वेस्टमेंट्स किए जा सकते हैं, काफी अट्रैक्टिव रेट्स हैं। बट अगर कुछ मीडियम टर्म का व्यू हो तो मुझे लगता है कि थोड़ा बचना चाहिए। विद अ वेरी शॉर्ट टर्म व्यू पुल बैक नजर आ रहा है। ठीक है, पुल बैक नजर आ रहा है। और एक ना कंपनी की तरफ से निवेश को लेकर कमिटमेंट आया है। वाइब्रेंट गुजरात समिट के दौरान करीब इन्होंने अगले 5 साल में 7 लाख करोड़ रुपए के निवेश के कमिटमेंट किए हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। ठीक है, अच्छी रिकवरी, थोड़ा सा बाजार को इसने स्ट्रेंथ देने का काम किया है। और ये निफ्टी जो क्लोज कर रहा है ना 25,800 के बिल्कुल आसपास जाके लगभग 115 के ऊपर, उसमें रिलायंस का भी योगदान ठीक ठाक है। रिलायंस हो गया, SBI हो गया, TCS हो गया, HUL हो गया, ये कुछ शेयर्स रहे दिग्गज में जिन्होंने बाजार को सपोर्ट करने का आज के सत्र में काम किया। कोल इंडिया, आज हमने देखा कि निफ्टी में स्टैंड आउट परफॉर्मेंस 3.5% की तेजी, क्योंकि BCCL भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के IPO को बड़ा बढ़िया रिस्पांस मिला है। इसी की सब्सिडरी है, 10% हिस्सा अपना ये ऑफलोड कर रहे हैं। लेकिन जो शेयर कमजोर रहे, हमने देखा कि टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल, बजाज फाइनेंस, इन्फोसिस, ये तमाम शेयर आज कमजोर रहे। लेकिन अगर आप दिन के निचले स्तर से देखेंगे तो बाजार में क्या गजब की रिकवरी आई। निफ्टी लगभग 250 पॉइंट संभल के 25,800 के बहुत ही क्रूशियल लेवल के ऊपर क्लोज करने जा रहा है। वहां पर एक रेजिस्टेंस था, वहां पर हम देखने की 120 अंकों की तेजी, लोअर लेवल से बहुत ही शानदार रिकवरी। और निफ्टी बैंक में भी लोअर लेवल से लगभग हम देखने की 750 अंकों के आसपास की रिकवरी निफ्टी बैंक में भी आई है। तो स्ट्रेंथ, सर्जियो गोर, एक स्टेटमेंट, बाजार का सेंटिमेंट पूरी तरह से आज हम देखने की बदलते हुए दिखा है। हालांकि अब इतनी गिरावट शुरुआत में हो गई थी कि मार्केट ब्रेथ में बहुत ज्यादा सुधार नहीं आ पाया, लेकिन फिर भी जो एक समय पे कि 350 शेयर तेजी वाले थे वो बढ़ते बढ़ते करीब 1100 हो गए और गिरने वाले शेयरों की आज संख्या रही 1800 के आसपास। कोल इंडिया निफ्टी का लीडर। अगर हम देखेंगे FNO को तो BSE रहा आज वायदा का लीडर, करीब 5% के सॉलिड गेंस, क्योंकि NSE के IPO की चर्चाएं फिर से शुरू हो गई हैं और उसका बेनिफिट मिला। बाकी एनर्जी पैक में PFC में अच्छी तेजी हमने देखी। अब मेटल्स में कोल इंडिया के अलावा सेल, वेदांता के शेयर को आज हमने चलते हुए देखा। हालांकि रियल एस्टेट शेयरों की और कैपिटल गुड शेयरों की आज के सत्र में भी पिटाई होती हुई नजर आई और फार्मा में लॉरस लैब्स सबसे ज्यादा कमजोर आज के सत्र में रहा। चलिए, इस शो को यहीं पर समाप्त करने का समय हो गया है। राजेश जी, श्रीकांत जी, नीलेश जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और विस्तार से तमाम शेयरों पर हमसे चर्चा करने के लिए, हमारे दर्शकों को गाइड करने के लिए। फिलहाल सृष्टि को, विश्वमोहन को और मुझे आप दीजिए इजाजत। एक छोटे से ब्रेक के बाद कराएंगे आपकी हम कल की तैयारी। आप कहीं जाएगा नहीं। नमस्कार।